नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव के 2 चरणों में इंडिया गठबंधन की बढ़त की खबरों के बीच राहुल गांधी ने अब एक बड़ी अपील अपने कार्यकर्ताओं से की है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाएं तो हाथ में संविधान लेकर जाएं और संविधान की कॉपी हमेशा हाथ में रखें। देखिए, ये मेरे पास भी संविधान है, संविधान। और इस संविधान मोदी तो इस वक्त आप जानते हैं कि यही बता रहे हैं कि बीजेपी संविधान नहीं बदलने वाली है, लेकिन बीजेपी की सारी हरकतें संविधान के खिलाफ हो रही हैं। उस पर राहुल गांधी की यह अपील बेहद कारगर साबित हो सकती है। और जिस तरह इस बार इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी हथियार डालती हुई दिख रही है, उससे तीसरे फेज में भी इंडिया गठबंधन की मजबूती के आसार दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को पता चल गया है कि सत्ता उसके हाथ से फिसल रही है? क्या नरेंद्र मोदी के भाषणों में इन दिनों जो छटपटाहट दिखाई दे रही है वो इसीलिए कि उन्हें एहसास हो गया है कि अब उनके शासन के आखिर दिन आ गए हैं? दरअसल ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा है कि मोदी सत्ता जाने के डर से चिड़चिड़े हो गए हैं और उटपटांग भाषण दे रहे हैं। मोदी के भाषणों को आप भी सुन ही रहे हैं दोस्तों। रोजाना मोदी राहुल गांधी पर नए नए तरीकों से हमला कर रहे हैं। फिर भी 2 चरणों में मोदी जो हैं या बीजेपी के पिछड़ने की खबरें आई हैं और आज तो मोदी के निशाने पर शरद पवार भी आ गए हैं। जी हां, शरद पवार, महाराष्ट्र, एनसीपी, शरद गुट, आप जानते हैं। तो शरद पवार भी आज नरेंद्र मोदी के निशाने पर आ गए हैं। मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा बता दिया है। हालांकि शरद पवार ने भी फौरन इस बात का जवाब दे दिया, जिससे बीजेपी फिर फंस गई है। इस समय बीजेपी के दिन ही कुछ ऐसे चल रहे हैं कि वो हर तरफ से फंस रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले पर जब फिर से सुनवाई हुई और जिसमें अरविंद केजरीवाल गए हैं इस बात को लेकर कि उनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है, अवैधानिक है या गैर कानूनी है, तो इस पर जब सुनवाई हुई तो उसमें भी अदालत ने ईडी से जो सवाल पूछे, खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर जो सवाल पूछे हैं, उसमें भी बीजेपी ही फंस रही है क्योंकि ईडी भी बीजेपी सरकार के अधीन ही काम कर रही है। आप जानते हैं मोदी और बीजेपी आज ब्रिटेन में हुए एक बड़े खुलासे के कारण भी फंस गए हैं क्योंकि कोविड, जी हां, कोरोना का काल आपको याद होगा और कोविड वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका जो है ये कंपनी, इस कंपनी ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में माना है कि उसकी बनाई वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं और इसी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई और इसी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला हैं, जिन्होंने मोदी के साथ जिनकी तस्वीर आपने देखी होगी, और उनकी कंपनी ने करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जिसका पैसा बीजेपी को गया। ये सब खबरें आप तक हैं दोस्तों, कुछ भी नया नहीं है। अब देश में लोग सवाल उठा रहे हैं क्या हमें गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया गया? क्या हमें जो वैक्सीन लगी उससे हमारी जान को खतरा है? क्या मोदी सरकार ने यहां भी लापरवाही की है? इन सारे सवालों में बीजेपी और खासकर मोदी जी बुरी तरह से घिर गई है। बीजेपी मोदी दोनों घिर गए हैं। तो एक आपने देख लिया उधर मैदान में, चुनावी मैदान में, दूसरा उधर आपने देख लिया कोर्ट में, तीसरा आपने देख लिया ब्रिटिश हाई कोर्ट में जो एस्ट्राजेनेका ने जो दिया है उसमें कैसे मोदी सरकार घिरी हुई है। चौथा आप लगातार सुन रहे हैं वो ये है कि प्रज्वल रेवन्ना, अब आप नाम सुन चुके होंगे, प्रज्वल रेवन्ना कांड के कारण भी मोदी जी और बीजेपी फंस चुके हैं और खुद को बचाने के लिए अब जिस तरह के उटपटांग आरोप कांग्रेस पर बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, उससे भी यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता वाकई फिसल रही है। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में एक बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी की बोलती बंद हो सकती है। आइए जरा पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं और इसके बाद कैसे बीजेपी की बोलती बंद हो सकती है। सुनिए। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे।
जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। वो उनके को किनके हैं? तो अदानी अंबानी, ऐसे 2-4 लोगों का नाम, और यही तो यहां चल रहा है। आखिर कौन असल में किसका है, ये राहुल गांधी ने बता दिया है दोस्तों, क्योंकि यही सच है कि देश के 2-3 उद्योगपति मोदी के साथ गलबहियां कर सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कोई बड़ा उद्योगपति अभी तक करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अलबत्ता आम लोगों ने कई बार राहुल गांधी को गले लगाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई है। राहुल के बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को आईना दिखा दिया है और कह रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी छटपटा रहे हैं। सुनिए। सब लोग ये कहते हैं कि पहला चरण दूसरा चरण जो हो गया उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। मोदी साहब बहुत अब छटपटा रहे, क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही आदमी चिड़चिड़ा होता है, कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है या नहीं? तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों को, इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते, लाल बहादुर शास्त्री से कंपेयर करते, राजीव गांधी जी से कंपेयर करते। अरे उनके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो, क्यों इतना बकते हो? उन्होंने देश के लिए तो ये कर दिया, बड़े बड़े कारखाने कर दिए, स्टील फैक्ट्रियां निकाले, कोयले की खान खोदवाए, डैम बनवाए, पब्लिक सेक्टर्स बना के उन्होंने दिया। तुम क्या बनाए भाई? तुम एक ही मोदी मोदी मोदी। और करेक्ट तुम बोले, ये जुमले हैं उनके पास। तो सुन रहे थे आप, सीधे यहां पर छटपटा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और पहले और दूसरे के बाद यहां कांग्रेस भारी बहुमत के साथ आगे है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह आज शरद पवार ने भी मोदी पर तीखा वार किया है। मोदी ने पवार को भटकती आत्मा कहा, तो पवार ने कहा कि एक वक्त था जब मोदी ने कहा था कि वे मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए हैं, यानी कि शरद पवार की उंगली पकड़कर मोदी राजनीति में आए। अब मुझे भटकती आत्मा कह रहे हैं। हाँ, मैं किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूं, मैं महंगाई से परेशान आम लोगों का दर्द बताने के लिए भटकता हूं। वहीं राहुल गांधी को कभी शहजादे तो कभी साहिबजादे कहने पर भी शरद पवार ने आज नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल गांधी और गांधी परिवार का पक्ष लेते हुए शरद पवार ने कहा है कि उनके पिता यानी कि राजीव गांधी और दादी यानी इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। अब वे राहुल गांधी से पूछते हैं कि साहिबजादे क्या करेंगे। पवार ने भारत जोड़ो यात्रा की याद मोदी को दिलाई और कहा कि सत्ता कभी एक के पास नहीं रहती है। यह बहुत बड़ा बयान है पवार का, आप याद रखिए दोस्तों। और अब खड़गे भी कह रहे हैं कि मोदी की सत्ता जा रही है। तो क्या अब की बारी इंडिया बीजेपी पर भारी? इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक जो खबर और आ रही है वो जरा जो है डरावनी खबर है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले जयराम रमेश ने, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने जो बातें रखी हैं वो डरावनी है। जरा उस ट्वीट को आपके सामने रख रहा हूं।
देखिए, जयराम रमेश लिख रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटों के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? इसके अलावा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र और उन लोकसभा क्षेत्रों में शामिल विधानसभाओं में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अभी एक चुनिंदा राज्य की बूथवार मतदान सूचियां ही दिख रही हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के लिए आवश्यक है कि चुनाव संबंधी सभी आंकड़े समय पर और पारदर्शी ढंग से जारी हो। यह कह रहे हैं जयराम रमेश। यानी ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले फेज का मतदान हुए 11 दिन हो गए, लेकिन अभी तक, और दूसरा फेज भी निकल गया, 4 दिन उसके भी हो गए, अभी तक मतदान का प्रतिशत जो है, कितने प्रतिशत पूरे देश भर में मतदान हुआ है, उसका अंतिम डेटा जारी नहीं हुआ है। आखिर क्या कुछ है, ये सब यहां बता रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं जयराम रमेश। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है बीजेपी पर। अब की बारी इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी, इंडिया भारी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपील कर रहे हैं कि आप जब जनता के बीच जाइए, वोट मांगने जाइए, तो हाथ में संविधान की किताब लेकर जाइए, संविधान लेकर जाइए, लोगों को बताइए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसे बचाना है तो घर से निकलिए, वोट डालिए। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे? अमेठी से या रायबरेली से? प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी क्या? या राहुल गांधी वायनाड के अलावा और कहीं से नहीं लड़ेंगे चुनाव? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? इन तमाम चीजों पर लगातार पर्दा उठने का जो उम्मीद है वो बरकरार है, और जल्दी से जल्दी हो सकता है कि पर्दा उठ भी जाए। इस वक्त हमारी सहयोगी बुशरा खानम जो हैं वो अमेठी में हैं, और अमेठी में वहां थोड़ी देर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी डिमांड है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें आकर अमेठी से। लेकिन इस बीच वहां पर एक प्रेस रिलीज आती है। उस प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा जाता है, इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वहां के कार्यकर्ता बताते हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है। ये सब बुशरा खानम थोड़ी देर बाद हमारे साथ जैसे ही जुड़ती हैं, मेरी टीम जोड़ रही है, हालांकि अभी लाइव दूसरे उस पर देख रहे होंगे आप उनको, लेकिन जैसे जुड़ती हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में, वैसे वो बताएंगे कि वहां चल क्या रहा है। क्या ये तय हो गया है कि राहुल और प्रियंका इन दोनों में से किसी सीट पे लड़ेंगे, या कुछ और तय हो गया है? ये सब वहां से हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और साथ साथ आज जो कुछ हो रहा है, इधर राहुल गांधी की बात, उधर नरेंद्र मोदी की बात, उधर कोविशील्ड की बात, हार्ट अटैक से अचानक लोगों की जान जा रही है, कोई जिम में किसी की जान चली जाती है, कोई सड़क पे चलते चलते, कोई साइकिल चलाते चलाते, कोई डांस करते करते किसी का ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है। यह सब कोविशील्ड वैक्सीन या ऐसे कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद हुआ है। और इस बात को ब्रिटिश हाई कोर्ट में इस बात को एस्ट्राजेनेका, जो कोविशील्ड की ही मदर कंपनी कह लें, या जो फॉर्मूला जिसका है, उस फॉर्मूले के तहत यहां हिंदुस्तान में बनाया गया था, उसने मानी है, स्वीकार की है। उसको भी यहां पर हमें समझने की जरूरत है। क्या हर तरफ से नरेंद्र मोदी यहां इस चुनाव में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं? और क्यों फंस गए हैं? इसके बहुत सारे कारणों के बीच क्यों इंडिया गठबंधन भारी दिखाई देता है? जी हां, क्यों इंडिया गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है? आइए उसी की तहकीकात करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को ले आइए। देखिए, इस वक्त बुशरा जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, अच्छी बात है। और साथ में हमारे 5 साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी दो जगह दिखाई दे रहे हैं, संजय जी को एक जगह जोड़िए और एक जगह जयशंकर जी को लेके आइए। साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ संजय जी, आपको 2 बार प्रणाम करता हूं, 2 जगह जुड़े हुए हैं, 2 बार प्रणाम करता हूं। जयशंकर जी भी जुड़ गए हैं, जयशंकर जी आपको भी नमस्कार करता हूं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बने हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं, और साथ में बुशरा खानम जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और बुशरा जी के पीछे मैं देख रहा हूं कि कुछ गाड़ियां हैं, कुछ लोग हैं, और सीधा पहले बुशरा जी के पास ही आता हूं। अमेठी में हैं और यहां पर थोड़ी देर पहले
बहुत सारी हलचलें देख रहा था। बुशरा जी, आपसे समझूं आखिर ये हलचल कहां तक और क्या कारण है कि यहां हलचल थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, लाइव कर रही थी आप, बहुत तेज हो गई थी हलचल, क्या कारण था? ये सब जरा अगर बता पाएं तो बेहतर होगा। और ये तमाम लोग जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तो दिखाई दे रहे थे क्योंकि आप जो लाइव कर रही थी वो मैं देख रहा था, लेकिन ये कार्यकर्ता की डिमांड क्या थी, इन लोगों की डिमांड, और अब ये अचानक शांत क्यों हो गए हैं ये भी बताइएगा। क्योंकि अमेठी में अचानक से शांति, और ये शांति अमेठी जैसी जगह में कैसे हो सकती है जहां स्मृति ईरानी हो, इसलिए भी। लेकिन क्या कुछ है जरा आप बताइए। बुशरा जी का थोड़ा शायद कनेक्ट नहीं हो पाई है, खैर, लेकिन आना चाहता हूं। जयशंकर जी को भी कनेक्ट शायद नहीं किए हैं, लेकिन अब प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, बहुत सारी गतिविधियां, इन सब गतिविधियों के बीच जरा आपसे समझूं चल क्या रहा है देश में, और ये जितनी चीजें रख चुका हूं उस पर आपकी पहली एक शॉर्ट प्रतिक्रिया चाहता हूं। राजीव जी, सबसे बड़ा मामला इस वक्त तो कर्नाटक के प्रज्वल रमन्ना का है, और बीजेपी उसके बारे में क्लेम कर रही है कि कांग्रेस को सब पता था। अब जरा मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि क्या उनको पता था और क्या कांग्रेस को पता था। और बीजेपी जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने गए तब नरेंद्र मोदी को क्या पता होना चाहिए था या पता होगा। देखिए, जून 2023 में प्रज्वल रमन्ना खुद कोर्ट गया था कि उसका कोई वीडियो है जो रिलीज हो सकता है मीडिया पे, और तमाम प्रोसेस को उसमें पार्टी बनाया गया था। उनका ड्राइवर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने पेन ड्राइव को लीक किया, उस ड्राइवर को भी उस मुकदमे में पार्टी बनाया गया। तारीख याद रखिए, जून 1, 2023। ये पब्लिक डोमेन में मामला आ चुका था। उसके बाद जनवरी 2024 बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा प्रशांत जी, आपको रोकना चाहूंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पे आता हूं, लेकिन जरा बुशरा जुड़ गई हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। और उनसे पहले जरा स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं। आप प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत है। और जयशंकर जी शायद नहीं जुड़ पाए हैं अभी। जयशंकर जी का वीडियो नहीं आ रहा है, कोशिश कीजिए उनका वीडियो भी आए। हालांकि जुड़े हुए हैं जयशंकर जी, आपका भी स्वागत है। बुशरा जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। सवाल वही है कि बहुत गहमा गहमी का माहौल, उस माहौल के बीच आप लाइव कर रही थी, और अब अचानक ये शांति, ये खामोशी, वो भी कांग्रेस मुख्यालय के सामने, कांग्रेस दफ्तर के सामने। माहौल क्या है और क्या कुछ हो रहा है? क्या कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा हो गई है? ऐसी खबर वहां फैल चुकी है, लेकिन क्या कुछ खबर है, जरा बताइए। तो ये तूफान से पहले की खामोशी है राजीव जी, मैं ये कह सकती हूँ। और यहाँ जब हम लोग आए थे तब यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे, और वो ये मांग कर रहे थे कि यहाँ से या तो प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी, किसी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाए और जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाए। वो इसको धरना नहीं कह रहे थे। जब भी मैंने धरना कहा, उन्होंने कहा नहीं, धरना नहीं है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी मांग है जिसको हम रख रहे हैं। और जब मैं लाइव कर ही रही थी, जब वो कार्यक्रम आप देख ही रहे थे, उसी वक्त खबर आती है कि ये घोषणा कर दी गई है कि अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी, ये कंफर्म कर दिया गया है। ये कहा गया कि मेल आया है, ये कहा गया कि लिस्ट आ गई है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम पत्रकारों का काम है कि जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक हम किसी बात की तस्दीक नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम थोड़ा ठंडा करके खाएंगे। और वहां पर उसी वक्त आपने देखा था, यहाँ पर जो नाच गाना था, जो यहाँ पर शोर शराबा था, जो हमने यहाँ पर आतिशबाजी देखी, ऐसा लग रहा था कि मानो जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे उनको नई जिंदगी मिल गई हो। इस तरह का जोश मैंने यहाँ पर देखा, क्योंकि बेसब्री से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है, पहले राहुल गांधी की मांग की जा रही थी, लेकिन अब कहना है कि गांधी परिवार का कोई भी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, जल्द से जल्द ऐलान होना चाहिए। बहुत व्याकुल हैं तमाम कार्यकर्ता, और उसी हम कह सकते हैं कि उसी जो उनकी व्याकुलता है उसको लेकर वो आज यहाँ पर बैठे हुए थे। मांग उन्होंने की, उन्होंने कहा कि यहां से हमने बाकायदा तौर पर चिट्ठी जो है वो अध्यक्ष को भेजी है, और ये मांग की है कि जल्द से जल्द कैंडिडेट का ऐलान किया जाए।
और जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे तब ये लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे। उसी वक्त एक खबर यहाँ पर आती है कि इस तरह से अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो गया है। लेकिन अभी थोड़ी शांति इसलिए हो गई है क्योंकि लोगों का खुद कहना है कि अभी हम वो मेल आया था लेकिन अभी भी हम ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं। जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा दिल्ली से, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी और तरीके से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, जब उसी के बाद जो है ये जो जश्न थोड़ी देर का हुआ था ये जश्न फिर लंबा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर अलग अलग तरह के हमें कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आए, कुछ रोते हुए नजर आए, कुछ जश्न मनाते हुए नजर आए, कुछ नंगे पैर हैं जिनका कहना है कि वो तब तक नंगे पैर रहेंगे जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ज्यादा अब एक तरह से व्याकुलता जो है वो बढ़ गई है, बेचैनी बेकरारी जो है उनकी बढ़ गई है और तब से और ज्यादा बढ़ गई है जब से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन किया है। उनका कहना है कि हम प्रचार करने के लिए जब गांव में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप ये तो बताइए कि कौन लड़ने जा रहा है, तो हम उसका जवाब अभी नहीं दे पाते हैं और हमें उसका जवाब देना है। और एक तरह से उनका कहना है कि ये गुस्सा भी है उनका कि स्मृति ईरानी यहां से जब 2019 में चुनकर गई, हम उसका जवाब उनको देना चाहते हैं। वो कोई काम उन्होंने नहीं किया है। कुछ कार्यकर्ता माफी तक मांगते हुए नजर आए। उनका कहना है कि हम भैया से यानी राहुल गांधी से माफी मांगते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन वो चाहते हैं कि यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां पर आए, जल्द से जल्द इसका अनाउंसमेंट हो। उनकी बेचैनी बेकरारी जो है वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कभी वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं या फिर मांग को लेकर एक तरह से अपना धरना नहीं वो कह रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहां पर बैठ जाते हैं, तो कभी जोश में जश्न मनाने लगते हैं। अभी भी वो एक असमंजस में है और इंतजार है उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि जब ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। और उनका ये कहना है कि उन दोनों के अलावा कोई और एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इंतजार या तो प्रियंका का या फिर राहुल का कर रहे हैं। जो भी यहां से आएगा हम उन्हें लाखों वोटों से जिताकर यहां से भेजेंगे। यहां हम नहीं, हम ये बात भले ही आपको लग रहा हो कि कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर कह रहे हैं, बल्कि यहां हम जो अमेठी की आम जनता है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो तमाम वादे जो स्मृति ईरानी ने किए थे वो कोई धरातल पर नहीं उतरे। 13 रुपए किलो कोई चीनी उनको नहीं मिली। यहां पर उनका कहना है IIIT जो है उसको बंद कर दिया गया। संजय गांधी अस्पताल में जो किया गया वो लोगों को याद है। जो तमाम वादे किए गए थे वो जुमले ही साबित हुए। और उससे कहीं ज्यादा राजीव जी जो अहंकार है जो अहंकार है स्मृति ईरानी का, उसको लेकर बहुत नाराज है यहाँ पर लोग। यहाँ भले ही मैं कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हूं, लेकिन दिन भर मैं तमाम अमेठी में अलग अलग जगहों पे, गांव में तमाम जगहों पर मैं घूमी हूं और लोगों का ये कहना है कि ऑफ कैमरा वो कुछ और बात करते हैं, ऑन कैमरा वो कुछ और बात करते हैं। एक तरह का एक साइलेंट लहर है और वो साइलेंट लहर किधर जाएगी आपको पता ही है, क्योंकि जो बीजेपी का वोकल वोट है वो एक तरह से अग्रेसिव होकर प्रोग्राम में इंटरप्ट भी करने की कोशिश करता है और वो सामने आता है। मैं उसको वोटर नहीं कहूंगी, वो कार्यकर्ता है। और अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तब आप देखिए कि यहाँ पर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या कार्यकर्ता हैं वो एक तरह के अलग तरह के एक एरोगेंस में हैं, एक अलग तरह के वो तेज में नजर आते हैं और एक बेचैनी उनमें है, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी भी पल राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है और फिर उसके बाद यहाँ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप अक्रॉस अमेठी जाइए, आप तमाम लोगों से बात करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एहसास है कि हमने गलती की, और कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि 3 बार वो सांसद रहे, हम एक बार किसी और को ट्राई करना चाहते हैं, हम सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन उनका ये कहना है कि वो सबक सिखाना उन्हीं को ही महंगा पड़ रहा है, उन्हीं को ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए यहाँ इंतजार सिर्फ गांधी परिवार का है। अगर आप चाहेंगे, अगर कार्यक्रम में अगर इतनी गुंजाइश होगी तो मैं कुछ लोगों से बात करूंगी, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए तमाम लोग अभी भी इंतजार में ही हैं और उनका कहना है ये इंतजार जो है वो तब तक करते रहेंगे जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाएगा। यहाँ लगातार ये लोग अलग, सुबह भी मैं यहाँ पर आई थी तब भी मैंने देखा था लगातार गाड़ियों का काफिला यहाँ पर आ रहा था, तमाम नेता आ रहे थे, पूरे अमेठी से आसपास की जगहों से आ रहे थे और शायद इतनी हलचल इन 5 सालों में कभी अमेठी के कांग्रेस के दफ्तर में नहीं देखने के लिए मिली होगी जितनी अभी फिलहाल यहाँ पर चहल पहल जो है वो देखने के लिए मिल रही है, जोश देखने के लिए मिल रहा है और बस इंतजार है उस अनाउंसमेंट का जिसका इंतजार शायद आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और अमेठी की जनता तो कुछ ज्यादा ही कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा जी, जरा आपसे एक बात जरूर समझना चाहूंगा कि ये जो खबर आई कि
मेल किसने भेजा इन लोगों के पास, जो आप बता रही हैं, जिस मेल का हवाला कि राहुल गांधी रायबरेली से और अमेठी से प्रियंका गांधी, और ये मेल इन लोगों को आखिर किसी ने बताया तो होगा आपको भी, आपने भी शायद पूछने की कोशिश की होगी कि ये मेल कहां से आया है और क्या ये आधिकारिक मेल है या किसी और ने मेल भेजा है, कहां से ये जानकारी आ गई? जी, जाहिर सी बात है, मैंने पूछा था और फिर मैंने प्रूफ भी उनसे मांगा कि आखिर किस बिना पे आप ये बात बोल रहे हैं, और वो मैंने लाइव प्रोग्राम में मैंने दिखाया भी था कि उनके पास वो मेल जो आया था शायद उनको व्हाट्सएप के थ्रू कहीं से उनको प्राप्त हुआ था। मैं खुद उनसे पूछ लेती हूँ, कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, जो मेल आया था जिसके बाद हमने यहाँ पर जोश देखा, वो मेल आखिर कहाँ से आया था और कैसे ये खबर आई? हमारे कुछ साथी हैं, यूथ कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने मेल, वो बोगस मेल थी, उसका कोई जो ना वो रिकॉर्ड नहीं है। वो भी इतना उत्साह यहाँ पर है, इतना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति इतना उत्साह है, उसी उत्साह में वो देखे और लेटर कहीं से वो फर्जी टाइप का लेटर आ गया। उसी उत्साह में हम लोग यहाँ बैठे ही थे, आपसे बात कर ही रहे थे, तब तक लेटर आ गया, तो वो हम लोगों ने मान लिया कि हाँ वही होगा जो ना लेटर, लेकिन वो एथराइज लेटर नहीं था। और वो आखिर कहाँ से आ गया था? आखिर कहाँ से आ गया था? फिर से आ गया होगा, ऐसी बात है। अब इस समय तो जो ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, झूठों का पोपोगंडा है, झूठे लोग ज्यादा जो है टहल रहे हैं, सच्चे लोगों का पता नहीं है। तो कुछ हमारे नौजवान साथी जो ना उन्होंने देखा, उसको बताया कि ये हो गया। अब इतनी भीड़ थी कि उसमें पता ही नहीं चल पाया कि सही आया कि गलत आया क्या। फिर जब हम लोगों ने पुष्टि किया तो पता चला कि नहीं, आने वाला। दूल्हे की पुष्टि होने से पहले बारात ने जश्न मना लिया? नहीं, बारात तो हमेशा जश्न मना ही रही है, लगातार मना रही है, और वो हमारे लोगों के बड़े भाई हैं राहुल जी, तो जश्न तो यहाँ चल रहा है। आपने देखा कि कितना उत्साह है। 5 मिनट में अगर यहाँ आते ही देखिए गोला जो ना लोग करके डांस करने लगे सब। तो इस तरह परिवार में प्रेम होना चाहिए, झूठों की तरह नहीं। जो संजय 10 साल यहाँ से आके राजनीति की, उन्होंने संजय गांधी जैसा हॉस्पिटल बंद करा दिया, जहां से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ नौजवानों के लिए ट्रिपल आईटी खुली हुई थी, वहां ताला लगा दिया। यहाँ फूड पार्क आया हुआ था, उसको उन्होंने बंद करा दिया। यहाँ इंडो गल्फ और कई और संस्थाएं आई हुई थी, उनको बंद करा दिया। सबसे बड़ी बात है कि 10 साल में 3 बड़ी मंत्रालयों की वो मंत्री थी, एक भी काम अपने मंत्रालय से नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलना। यहाँ के लोगों में, अमेठी के लोगों को कहा ये अमेठी लंका है, तो लंका में आपकी राम आ गए हैं और राम उनकी विदाई करने के लिए तैयार हैं। अब सुर्पनखा भी यहाँ से चल बसी होंगी, बहुत जल्दी होंगी, तो झूठ एक्सपोज होगा। और हम लोगों ने एक गाना यहाँ पर बनाया है भैया के लिए, तो वो भैया के लिए गाना जो बनाया उसको आपको सुना दे रहे हैं, थोड़ा गाकर सुनाइए आप। गा के नहीं, इसमें सुन लीजिए। भाग अब खुल जाएंगे, राहुल आएंगे। तो अभी राजीव जी आप सुन रहे हैं यहाँ पर कि अमेठी के भाग खुल जाएंगे, राहुल आएंगे। तो आपको याद है कि ये गाना अब सबके मुंह पे जो है वो चढ़ा हुआ है कि किस तर्ज पर ये गाना था पहले, और ये बहुत फेमस हो चुका है। और अब उसी तर्ज पर राहुल गांधी के लिए ये गाना जो है वो बनाया गया है कि अमेठी के भाग खुल जाएंगे, राहुल यहाँ आएंगे। एक यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनसे मैं जरूर मिलवाना चाहूंगी, 2 मिनट और लूंगी मैं राजीव जी। और हमने देखा था, शायद आप लाइव प्रोग्राम में देख पाए हो उनको, कि वो बात करते करते बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, वो रो पड़े थे। उनका कहना था कि वो आत्मदाह जो है वो कर लेंगे अगर नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हम जाहिर सी बात है कि ऐसी बातों से कहने से और करने से बचना चाहिए, हमने उनको समझाया है। लेकिन अभी मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आप खड़े हो जाएंगे, पास आइए। मुझे बताइए कि अब आपका थोड़ा सा इंतजार और लंबा हो गया? इंतजार लंबा है, अब ऊपर वाले के ऊपर है, मगर हमें तो खुशी एक बार मिली, मगर अभी ये निराशा है। मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार हमारे प्रति संवेदना बरते और अपनी घोषणा जल्द से जल्द करे, क्योंकि जो मैं कह चुका हूं उस पे अटल हूं। इसलिए हमें कल सूर्य अस्त तक का इंतजार करना है। नहीं, आप ये ऐसी बातें ना करें, ये गलत बात है, आप इस बात से बचें। हो जाएगा अनाउंसमेंट, 3 तारीख तक का वक्त है। आप इस तरह का कि कोई डेडलाइन ना तय करें, ये आपकी मोहब्बत है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अपनी बात को रखिए। ये मत कहिए कि आत्मदाह वगैरह की बात ना कहें। आप बताइए। आप नहीं, हमारी बात यही है कि राहुल जी के हम सिपाही हैं, राहुल जी के परिवार हैं, राहुल जी के भाई हैं, राहुल जी हमारे बड़े भाई हैं। वो कहते हैं डरो मत,
इसलिए मैं किसी को डरता नहीं हूं, सबको जवाब देता हूं। आज अमेठी की जनता की जन जन की आवाज है कि राहुल गांधी यहां से आए और हम लोग यहां से 4 लाख 5 लाख से चुनाव जिता के भेजेंगे। इसलिए राहुल गांधी का बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ जो झूठ का गुब्बारा था वो फटने वाला है और मोदी योगी जो झूठ से प्रदेश और देश चला रहे हैं वो आज अंत होने वाला है 4 जून को। स्मृति ईरानी का तो अंत आज ही थोड़ी देर में हो गया नाम आने के बाद, इसलिए क्योंकि वो रात में सपने में देख रही हैं कि राहुल आ रहा है, राहुल आ रहा है, इसलिए इतना खौफ उनको हो गया है कि राहुल आ जाएंगे तो हमारा चारों खाना चित हो जाएगा। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल कितनी देर कर दे कि ना आए, मगर ऐसा हो नहीं सकता। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि राहुल आएंगे। कल सुबह तक नहीं रात में आएगा तो लिस्ट जरूर 2 बजे तक आ जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हम राहुल जी के छोटे भाई हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, डट के मुकालबा करेंगे। और 4 लाइन में कहना चाहता हूँ, जिस देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, जिस देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी, उसका नाम है मोदी। तो इस झूठ को हमें मिटाना है। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री और ऐसी झूठी सांसद को अमेठी और देश से मिटाना है। इसलिए मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जल्द से जल्द अमेठी आवें और हमको अमेठी से लेकर के ऐसा तूफान उमड़ा है जो कि पूरा देश और हिंदुस्तान बदल देगा। और आने वाले 4 तारीख को जो भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, मुझे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भाजपा आपकी 40 सीट नहीं पार होगी। इसके लिए इंतजार करें मोदी जी, 40 सीट पार नहीं होगी। बहुत शुक्रिया बुशरा जी। दोबारा आपके पास आऊंगा। बहुत शुक्रिया इस पूरे वहाँ की जानकारी के लिए। लेकिन एक बहुत ही शानदार एक अलग ढंग से ये शाम जो वहाँ की गुजरी है, और जिसमें अभी आप बता रही थी कि एक मेल आता है, उसके बाद वो मेल फर्जी करार होता है, और लेकिन किस कदर वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जनता जो है, वो अभी राहुल गांधी को देखना चाहती है। और आप लगातार अमेठी में कल से घूम ही रही हैं, गांव-गांव पहुंच रही हैं, तो और भी अमेठी में लोग क्या कुछ कहते हैं, ये सब कुछ आप इकट्ठा कीजिए और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और इधर हमारे साथ 6 साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, संजय कुमार सिंह साहब हैं, जयशंकर जी भी जुड़ गए हैं, उनका वीडियो भी अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे। प्रशांत जी, थोड़ा सा जल्दी चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ऑलरेडी अमेठी पे हम लोग ले चुके हैं, जरा जल्दी से अपनी बात रखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्रशांत जी। अमेठी पर राजीव चर्चा कब करेंगे, जब फैसला आ जाएगा। उत्साह है लोगों में और बुशरा जी ने काफी कुछ बता दिया है। जी बिल्कुल। मैं बात करना चाह रहा हूँ रमन्ना कांड की, जो यौन शोषण कांड है, भारत का सबसे जघन्य यौन शोषण कांड है। और उसके बारे में 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट रूप से जो सामने आई हैं, वो ये कि प्रधानमंत्री, ऐसा संभव नहीं है कि जब उसका प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब उनको जानकारी नहीं थी। मैं बात कर रहा था कि जून 2023 में प्रज्वल रमन्ना खुद कोर्ट गए थे मीडिया में उनके पेन ड्राइव या उनके वीडियोस को रिलीज की रोक की मांग को लेकर। उस वक्त उन्होंने उस ड्राइवर को भी उसने पार्टी बनाया था, जो ड्राइवर के ऊपर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने लीक किया ये। उसके बाद जनवरी 2024 में देवराज गौड़ा, बीजेपी के नेता, रमन्ना के खिलाफ कोर्ट गए थे। अश्लील वीडियोस की बात वहां उन्होंने कही थी। देवराज गौड़ा ने अश्लील वीडियोस की जानकारी BY विजेंद्र को बताई थी, जो बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष हैं, और ये भी कहा था कि हसन से उनको टिकट ना दिया जाए। यानी इतना सब हो गया। और विजेंद्र ने सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की बताया था कि ये मामला यहाँ पे हो रहा है। तो इतना सब हो रहा था, तब भी समझौता JDS के साथ हुआ,
तब भी हसन से उनको टिकट दिया गया और तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांगते दिखाई दिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ राजीव जी, 7 तारीख को जब वोट पड़ेगा 3rd फेज का, जिसमें कर्नाटका का 2nd फेज होगा, 14 सीटों पे मतदान होगा, वो 14 की 14 सीटें बीजेपी की हैं। 2019 में इन सभी 14 सीट में बीजेपी विजयी थी। अब इस सीडी कांड या पेन ड्राइव कांड पूरे कर्नाटक में जो है गुस्सा है बहुत, महिलाओं में, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है और प्रधानमंत्री के प्रचार करने को लेकर बहुत गुस्सा है। और पहले से ये सर्वेक्षण आ रहे थे कि बीजेपी को इस बार जब 28 में से 25 सीटें आ गई थी, अब 11 या 12 सीटें आएंगी। मुझे लगता है कि ये पेन ड्राइव कांड बीजेपी की संख्या को और ज्यादा कम कर सकता है। हो सकता है कि 10 का आंकड़ा भी वो न छू पाए। ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बाकी बातें बाद में करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, बहुत सारी चीजें एक पे एक, घटनाक्रम ऐसे भी तेजी से बदलते हुए हम देखते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे राहुल गांधी का भाषण या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, और एक दूसरे पर हमलावर सब रहते भी हैं चुनाव के वक्त। लेकिन ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो कैसे यहाँ भारी दिखाई दे रहा है, इसकी तहकीकात हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। जरा आप बताइए कि कैसे आपको दिखाई देता है कि यहां पर ये ऐसा चुनाव 14 का चुनाव नहीं, 19 का चुनाव नहीं, लेकिन 2024 का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर किए हुए है। देखिए राजीव जी, मोदी जी जितने भी नुस्खे आजमा रहे हैं वो रोज ही विकेट गिर रहा है उनका कोई ना कोई। चाहे वो रवन्ना का मामला हो, आज कोविशील्ड का मामला आ गया, वो कोविड वैक्सीन का, और उसमें जो सज्जन थे जिनके साथ मोदी जी के अपने जो संबंध हैं वो भी उजागर हुए हैं। और करोड़ों लोग इस समय जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो मुसीबत में हैं, उनके भीतर शक पैदा हो गया है और ये क्या किया है मोदी जी ने और क्या क्यों ऐसे किया है। फिर ये कर्नाटक में ये वाला इशू हुआ, और जो जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी इस समय बोल रहे हैं वो दिखाता है कि बहुत खीज है और चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से नकार दिया है। तो नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त की भाषा है वो दरअसल लोगों के नकारने की वजह से ये भाषा उपजी। ये चुनाव जो 10 साल के बाद हो रहा है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस देश के लोग बड़े उदार हैं, बड़े भोले हैं और वो मौका देते हैं। अगर एक बार में उनको लगता है कि नहीं अभी, और मोदी जी जिस तरह की ब्रांडिंग उनकी हुई थी और ऐसे प्रचार किया गया था कि साहब मोदी जी तो देश की कायाकल्प करने वाले हैं, सारे लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी, देश विश्वगुरु बन जाएगा, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, दोगुनी आय हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, विदेश से वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे लोगों को। लेकिन हुआ क्या? नफरत, गरीबी, कुपोषण, विभाजन, ये मिला लोगों को। और इस वजह से चाहे वो किसान हो जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 750 किसानों की शहादत हुई, या महिलाओं के सम्मान की बात, मोदी जी अब की बार नारी का सम्मान और मोदी सरकार, ये तमाम नारे लग रहे थे जी। लेकिन हुआ क्या? मणिपुर में क्या हुआ? महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? हाथरस की उस बेटी के साथ क्या हुआ? तो जो नारी के सम्मान की बात कर रहे थे और आज भी अब मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, जबकि इस देश में जिस तरह का पूरा संरचना रही है समाज की, मंगलसूत्र लोग महिलाओं के लिए बड़ी पवित्र चीज है। और ये व्यक्ति महिलाओं को डरा रहा है, और ये वो व्यक्ति है कि जिसने खुद अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का कभी सम्मान नहीं किया। तो जो माहौल है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर के जो विश्वसनीयता पैदा हुई है, इंडिया अलायंस को लेकर के जो मजबूती पैदा हुई है, आज आप
चले जाइए कहीं भी, किसी भी इलाके में, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, लोग ऊब चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। तो ये बदलाव का चुनाव है, क्योंकि लोग अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को और अपने संवैधानिक संस्थाओं को बचा करके रखना चाहते हैं। मोदी जी ने तो मानवाधिकार को भी ताक पर लगा दिया, लेकिन लोग बदलाव के लिए वोट करने के लिए निकल रहे हैं और उसने इंडिया अलायंस को बेहद मजबूती दे दी है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी में घबराहट है और वो जो लोगों के जरिए नकारे गए हैं उसकी वजह से वो फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आ गए हैं, लेकिन इस देश के लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, लोग तैयार नहीं हैं स्वीकार करने के लिए। जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी के पास में। जयशंकर जी, कैसे आप किस हिसाब से देखते हैं, और यहाँ से रायबरेली हो कि अमेठी हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सब तरफ लेकिन बातें, आप देखिए, महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शरद पवार पर सीधा हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भटकती हुई आत्मा शरद पवार को। कितना असर पड़ेगा शरद पवार पर यह टिप्पणी, और महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही दूसरे नंबर पर है, 80 सीटें उधर, 48 सीटें उधर, दोनों मिलाकर के 128 सीटें होती हैं, और तोते की जान इन दोनों सीटों पे ही अटकी हुई है, दोनों राज्यों पे अटकी हुई, ये तो साफ नजर आता है। भटकती हुई आत्मा उधर दिखाई देती है, और उधर रायबरेली और अमेठी की बात करें तो यहां पर अगर कुछ हो गया, चौंकाने वाले नाम आ गए, तो फिर तो उसका असर दूसरों पे भी पड़ेगा ना। जरा आपसे समझूं, आज तो आपकी मुलाकात भी हुई है राहुल गांधी से, क्या इस बारे में बात की है क्या? जयशंकर जी। राजीव जी, लगातार जो प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से जो बौखलाहट के शब्द सुनाई दे रहे हैं, वो पता नहीं कहीं कोई हताशा है, बेचैनी है, या जो फीडबैक मिल रहा होगा, उनका तो लगातार फीडबैक आता ही रहता है, पैरेलल आता रहता है। एक तो सरकारी खुफिया एजेंसियों का आता है, फिर दूसरा आरएसएस का अपना नेटवर्क है, वो लोग भी बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा फीड नहीं आ रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से देखिए, तो शरद पवार के परिवार को उन्होंने तोड़ दिया, उसके चलते शरद पवार के पक्ष में एक अलग ढंग की सहानुभूति चल रही है। और आज जो जिस ढंग से उन्होंने शरद पवार पे हमला बोला और भटकती हुई आत्मा करार दिया, मतलब वही शरद पवार जिनको कहते थे मोदी जी कि मैं तो इनकी उंगली पकड़ करके राजनीति करना सीखता हूं। जब पहले भी था, जब भी कभी कोई बात होती थी तो शरद पवार जी के पास जाते थे, और शरद पवार जी विपक्ष में रहते हुए भी उनको कुछ न कुछ सलाह भी देते थे वो। अब शरद पवार जी को भी लग रहा होगा कि आदमी कैसा है, किसी का भी नहीं हो सकता है, जब परिवार तोड़वा दिया और अब भटकती आत्मा कह रहा है, तो यकीनन इसका कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा। वैसे भी देखिए, वैसे भी महाराष्ट्र के हालात बहुत अच्छे भाजपा के लिए देखिए, आपकी नहीं तस्वीर दिखाई हम दे दिखा रहे रहे हैं, आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं हम। आज आपकी मुलाकात हाँ, राहुल गांधी से हुई है। राहुल गांधी ने आज कुछ पत्रकारों को बुलाया था, और संजोग से उसमें मेरा भी नाम था। हालांकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हम भाजपा के लोगों के साथ भी इस तरह की बातचीत करें और उनके साथ भी तस्वीर आए, लेकिन अब वो बुलाते ही नहीं है। ये लोग भी नहीं बुलाते थे, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आज बुलाया गया और बातचीत हुई। बहुत सारे मसलों पे बात हुई, लेकिन अमेठी के बारे में, रायबरेली के बारे में राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला और उसको मुस्कुरा करके वो टाल गए। और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि साहब हो सकता है कोई चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं। अब वो चौंकाने वाला नाम कब आएगा, मतलब कल तक तो मेरे ख्याल से, कल और परसों तो अंतिम तारीख ही हो जाएगी, 3 तारीख होगा ना, 3 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि हो जाएगी। तो ये बात तो है, लेकिन बहुत सारी बातें हुई कांग्रेस के, हमने कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की जो कमजोरियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, या उनके बारे में, या फिर जो देश समाज में चल रहा है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। सोशल मीडिया के बारे में भी अपनी चिंताएं जारी की कि जिस तरह से अमेरिका और सरकारों का कब्जा, वर्चस्व बढ़ रहा है, तो वो आने वाले दिनों में और भयानक हो सकता है और उसका बुरा रूप दिखाई दे सकता है। या जो दुनिया के पैमाने पे चीन और अमेरिका की जो चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसमें भारत कहाँ खड़ा हो रहा है। तो इन सब बातों पे बहुत खुल करके बात हुई। और पता नहीं लोग, हमारे दिमाग में भी ये बात रही कि बहुत कम मिलते हैं लोगों से और ये हो, लेकिन बहुत ही सरल, सहज और सहृदय ढंग से वो लोगों के साथ मिल रहे थे, सबके सवाल सुन रहे थे, सबकी बातें सुन रहे थे और उस पर रिएक्ट कर रहे थे। हालांकि जो समय निर्धारित था उससे भी
थोड़ा ज्यादा समय ले लिया उन्होंने बातचीत करने में, उनको जाना भी था कहीं पर, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत हुई और लगा कि मतलब इस आदमी में के पास एक है, सोच है, और काफी गंभीरता के साथ जो जिन मुद्दों की बात वो कर रहे थे बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात कर रहे थे और गहराई के साथ, मतलब लगता था कि इस आदमी का उसमें सोच है, उसमें पकड़ है, उसके बारे में अपनी समझ है। तो इससे तो अच्छा लगा, ये मुलाकात अच्छी रही, काफी लोग जो है उसमें। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे बौखलाहट की बात, आज मैं जैसे अभी थोड़ी कुछ देर पहले सुन रहा था, पता नहीं अमित शाह जी का कहीं भाषण हो रहा था कि साहब भीड़ से पूछ रहे हैं कि कोरोना में आप लोगों को टीका लगा कि नहीं लगा, क्या टीका लगा तो उसमें 4 आने पैसे भी खर्च हुए कि नहीं हुए, तो लोग अपना जवाब दे रहे थे। हमने कहा कि मतलब इस तरह का विक्षिप्त होकर के जो भाषण देने वाले लोग, गृह मंत्री हैं इस देश के, गृह मंत्री हैं इस देश के, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है। भाई पैसा 4 आना नहीं लगा, इसके पहले भी देश पे बहुत सारे टीके लगे थे, हमारी बाह पर भी, आपकी बाह पर भी, और अमित शाह के बाह पर भी जरूर टीका लगा हुआ, 3 ठप्पे लगे होंगे जो अभी भी उभर करके पड़े होंगे। कभी कोई पैसा किसी ने नहीं लिया। और दूसरा, अगर आपने खर्च किया तो आपने अपने घर से पैसा नहीं लगाया, सरकार का पैसा लेकर के, आपने सरकारी खजाने का पैसा लेकर के आपने क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है वो आधार पूनावाला को आपने दे दिया। और जो अब जो आ रहा है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, 3 टीके हमने लगवाए थे कोरोना के नाम पे। और जब मौसम बदलता है तो जो वायरल फीवर या कुछ होता था, इन्फेक्शन होता था, वो जो 4-5 दिन का होता था, 15-20 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना हो जाता है, कफ खत्म नहीं होता है, खांसी खत्म नहीं होती है, कमजोरी, वीकनेस एकदम पकड़ लेती है, मतलब जो प्रतिरोधी क्षमता थी शरीर की वो लगभग गायब हो गई। ये इस टीके का देन है। लेकिन इस टीके का इतना बखान करना, इस तरह से बखान करना कि जैसे लगता है कि अपने घर से ला करके पैसा लोगों को दे दिया और लोगों को टीका लगवा दिया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, तो बहुत ही आश्चर्यजनक बातें, मतलब जो ऐसी बातें बोल रहे हैं लोग। और मुश्किल यह है कि इतने दिनों से बात चल रही है, जैसे अभी प्रशांत कह रहे थे, कर्नाटका का जो सेक्स स्कैंडल है वो हमको लगता है कि इस देश में अब तक ऐसा कोई सेक्स स्कैंडल हुआ ही नहीं होगा। एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री ने उसके बारे में चर्चा नहीं की। वहां कर्नाटका गए वो और भाषण कर रहे हैं साहब, प्रज्वल रमन्ना और वो जो मंड्या से एचडी कुमार स्वामी अगर को चुनाव जीतेंगे तो हम बहुत मजबूत होंगे, मोदी के हाथ बहुत मजबूत होंगे। बलात्कारी के साथ रहने से, बलात्कारी के चुनाव जीतने से नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे, उनके हाथ मजबूत होंगे। कहाँ गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा, कहाँ चला गया? जरा भी शर्म लिहाज होती है इस देश के प्रधानमंत्री को। दूसरी बात है कि आप बार बार परिवारवाद करते हैं। वहां जाकर के एक ही परिवार के 2 लोग हैं ना, एचडी कुमार स्वामी और प्रज्वल रमन्ना, उसके लिए आप वोट मांग रहे हैं जी। देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार के ये लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के। वहां वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती है कि भाई हम, अगर समझौता था ठीक है, आप कह रहे थे भाई ठीक है आप लड़िए चुनाव, कोई बात नहीं, हमारे साथ एनडीए में अलायंस में, आप नहीं जाते वहां, कहते भाई परिवारवादी राजनीति के हम खिलाफ हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं हम, इसलिए वहां नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने। और जैसा कह रहे थे प्रशांत, एकदम सही है, मेरे पास भी ये सूचना है। वो देवराज गौड़ा जो भाजपा के नेता हैं वहां के, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भी सूचना भेजने की कोशिश की थी, एसपीजी के लोगों से संपर्क करके बात की थी, और हो सकता है सूचना पहुंची भी हो। लेकिन उसके बावजूद आपने जनता दल सेकुलर के साथ समझौता किया, चुनाव में टिकट दिलवाया, अपने पार्टी के लोगों के विरोध के बावजूद प्रज्वल रमन्ना का टिकट दिलाया और उसके चुनाव प्रचार में आप चले गए। तो ये सब चीजें दिखने में लग रही है कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। और दूसरे 2 फेज के जो इनके पास रिपोर्ट्स है, उसी के हिसाब से अब इनको लग रहा है कि तीसरे फेज में भी मामला, हालांकि कोशिश कर रहे हैं लोग, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वोट का परसेंटेज बढ़ जाए, इस बार इनके लोग, आरएसएस के लोग जो घर में जो बैठ गए थे, निष्क्रिय होकर के बैठ गए थे, वो लोग आए और अपनी बात करें। और लेकिन बात अभी सिरे से चढ़ नहीं पा रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जगह जगह से, उसमें यही है। अब अमेठी में स्मृति ईरानी आ गई है, वहां चुनाव लड़ने के नामांकन उन्होंने कर लिया, जैसा अभी बुसरा बता रही थी। लोग पूछ रहे हैं कि भाई दीदी वो हमारा जो 13 किलो वाला चीनी यार 5 साल पहले आपने कहा था, वो कहाँ है, किस दुकान में मिलता है, जरा हमको बता दो, दुकान का पता आपसे भूल गई है बताने के लिए। वो सारे सवाल हैं। जो अमेठी का विकास ठप हो गया, मतलब
बात दरअसल ये है कि रायबरेली और अमेठी के साथ कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार का एक ऐसा कनेक्ट हो गया, ऐसा बंधन बन गया, सामाजिक बंधन बन गया है, जिसको उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं लोग। चाहे वो सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी थे, या इंदिरा जी थी, या फिर अभी संजय गांधी भी वहां से थे, फिर ये राहुल गांधी हैं। तो इसलिए लोगों का एक दबाव तो है, एक प्रेशर तो है, लेकिन वही है कि इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1-2 दिन। अच्छा, ये बातें मीडिया भी बार बार उठाता है, पूछता है साहब अमेठी से क्यों नहीं आया, नाम रायबरेली से क्यों नहीं आया। एक बार भी हमारा मीडिया ये नहीं पूछता कि रायबरेली से बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं आया। ये सवाल नहीं हमारे मीडिया के पास जमता है। तो इस तरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं राजीव जी। अब लेकिन यही है कि हवा बहुत अच्छी तो नहीं है। इनको जो लग रहा है कि 400 पार का नारा हम दे रहे हैं, अब वो अपने कार्यकर्ताओं का वो ढांढस बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए बात भले कही जा रही हो, लेकिन अंदर से उनको भी लग रहा है कि मामला कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और इस बार नैया पार होने वाली नहीं है। जी राजीव जी बिल्कुल नैया पार होने वाली नहीं है, ये दिखाई तो दे रहा है। 2 फेज का मतदान, और ऐसे में अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल जो वोटिंग हुई है उसकी फाइनल काउंटिंग कितना प्रतिशत वोटिंग हुई है ये नहीं आना। 11 दिन बीत गए हैं, ये भी एक चिंताजनक है, क्योंकि पहले तो हमको सबको याद होगा कि शाम को चुनाव खत्म होने के बाद शाम को 7 बजे या 8 बजे उसी दिन चुनाव आयोग की एक प्रेस ब्रीफिंग होती थी, जिसमें बताया जाता था कि आज इतने प्रतिशत की पोलिंग हुई। उसके बाद से वहाँ के बाद 2-1%, 4% बढ़ते हुए दिखता था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब आप कुछ बताते ही नहीं हैं। वेबसाइट जो उनकी है या जो ऐप है, जो टर्नआउट ऐप है, जिसके ज़रिए हम लोग आप तक पहुंचाते हैं कि कितना प्रतिशत टर्नआउट हुआ है, उस ऐप को भी बताया गया था, जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस के दौरान बताया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि उस ऐप को जोड़ा नहीं गया है वहां से, यानी ईवीएम में कितने वोट पड़ रहे हैं इससे नहीं जोड़ा गया है। फॉर्म 17C और 17A का जिक्र उसमें ज़रूर था। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इन आंकड़ों पर कैसे भरोसा किया जाए कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ है, इतना प्रतिशत नहीं हुआ है। और इन सब के बीच जब चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, या आज आम आदमी पार्टी के नेता भी गए थे चुनाव आयोग से मिल के आए, जो शिकायत कर रहे हैं, शिकायत का निवारण भी नहीं हो रहा है, निपटारा भी नहीं हो रहा है। तो कैसे माना जाए कि चुनाव जो है वो बिल्कुल ही पाक साफ हो रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच हौसला इंडिया गठबंधन का मजबूत दिखाई देता है। मुद्दों के आधार पर एक जंग, पहली जंग जीतते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई देता है। लेकिन इसके आगे क्या, कैसे इंडिया गठबंधन यहां भारी है? वो कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर दबाव बना दिया है, बीजेपी के चाहने वाले लोगों की संख्या को इंडिया गठबंधन ने कम कर दिया है? ये सवाल यहाँ उठता है। आना चाहता हूँ संजय कुमार सिंह साहब आपके पास, कैसे आप देखते हैं वो कौन सा दबाव है, कौन से मुद्दे हैं जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं बीजेपी पे? इंडिया गठबंधन तो ठीक है, मैंने एज अ होल बहुत मजबूत है और अच्छी टक्कर दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भगवान नाराज हो जाते हैं तब एक साथ ऐसी विपदा आती है। और आमतौर पे कहा जाता है कि भाई देखो कुछ पूजा पाठ करवाओ, तुम्हारे यहाँ एक के बाद एक ऐसी विपदा क्यों आ रही है। तो बीजेपी पर एक एक करके जो विपदाएं आई हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेकर ईवीएम तक, और जो बीजेपी ने जो हैंडल किया उसको अगर हम छोड़ भी दें तो जो परेशानियां हैं या जो भी खुलासे हुए हैं ये रमन्ना तक, प्रज्वल रमन्ना तक, वो सारा मामला जो है वैसे ही है कि भगवान नाराज हैं और अगर तुम इसको संभाल लो तो फिर एक और लो, फिर और लो, ये लो। तो अमूमन हम लोगों ने यही देखा था कि ऐसी स्थिति तभी आती है जब भगवान नाराज होते हैं। और हम लोगों ने अपने घरों में यही देखा है, बचपन में यही सीखा है कि इसका इलाज भगवान के पास ही होता है, कोई पूजा पाठ ठीक से कराना पड़ता है। अब यहाँ समस्या ये है कि मंदिर बनवाने के बाद ये हुआ है, तो अब ये पूजा पाठ क्या करवाएंगे, क्या विकल्प है, ये तो सब पूजा पाठ वाले लोग बताएंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने पूजा पाठ जो करवाया ठीक से नहीं करवाया, शंकराचार्य नाराज हो गए, तो उन सब का असर हो, क्योंकि इतनी विपदाएं एक साथ नहीं आती। और खास करके उन लोगों पे जो पूजा पाठ में यकीन करते हैं, जो नहीं करते उनकी बात अलग है, वो तो उसमें मानेगा भी नहीं, वो तो ये भी नहीं कहेगा कि इस कारण हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सारा मामला इसलिए है कि आपने जो मंदिर बनवाया और आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म की बड़ी सेवा की और लोग मान भी रहे हैं, वो सब अपनी जगह होगा।
लेकिन भगवान शायद नाराज हो गए जिन भी कारणों से। अगर आप भगवान को मानते हैं तो ऐसे ही देखना पड़ेगा, जो नहीं मानते उनकी बात अलग है। तो अगर इसका कोई इलाज है तो वो पूजा पाठ से ही हो सकता था, लेकिन ऐन चुनाव के समय हुआ, 20 दिन अब समय ही नहीं है, तो इतने दिन में तो कोई महामृत्युंजय जाप जैसी चीज जल्दीबाजी में करवा भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि भगवान ने फैसला ले लिया है और उसका मुकाबला अब इनको तकनीक से जो भी जैसे भी कर सकते हैं, झूठ सच बोल करके, कांग्रेस की आलोचना करके, मतलब जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि कांग्रेस से मुकाबला है तो कांग्रेस की आलोचना करो, और कांग्रेस की आलोचना में सच झूठ का भी ध्यान मत रखो। तो वो उनकी हताशा और बिल्कुल मुश्किल स्थिति का द्योतक है। उससे पता चल रहा है कि वो कितना परेशान है और कितनी हताशा में है, और उनके पास चूंकि कोई विकल्प नहीं है इसलिए वो मजबूरी में वो सब करते जा रहे हैं, और उससे कुछ होना नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस वहां मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि भगवान आपसे नाराज है। पिछली बार जैसे 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा हो गया था, कितना समय मिला था सरकार को, और सरकार ने उसका फायदा उठाया, तो तब सहज स्थिति उसका फायदा हुआ, चुनाव जीत गई। और इस बार पुलवामा नहीं हुआ, वो एक बात सबसे बड़ी बात की पुलवामा जैसा कुछ हुआ नहीं। मैंने पुलवामा जैसा से मेरा मतलब है कि जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता था, तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद लगातार स्थितियां खराब होती जा रही है एक करके। अगर उसको टिकट नहीं दिया होता, उसका प्रचार नहीं किया होता, वो भागा नहीं होता, वो लीक इसी समय नहीं हुआ होता तो बचे होते, लेकिन सब हो रहा है एक करके। तो ये अचानक अपने आप नहीं हो सकता है और कोई कर भी नहीं सकता है, ये बिना भगवान के नहीं हो सकता। ये सब भगवान का किया धरा है, और मुझे लगता है कि भगवान जी नहीं चाहते कि बीजेपी जीते, और या अगर इसके बावजूद जीत जाती है तो जाहिर है फिर तो मतलब वो जो लोग आस्तिक हैं और जो नहीं मानते भगवान को, उनका भी भरोसा हो जाएगा बीजेपी में। तो वो अपनी जगह है, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बीजेपी को एक सीट के लाने पड़े हुए हैं, और एक सीट का हिसाब हम लोग भी देख रहे हैं कि कैसे किया जा रहा है। जैसे उज्जवल निकम को सिकट दिया गया, यहाँ जैसे मनोज तिवारी को रखा गया, बाकी लोगों को हटा दिया गया, वगैरह वगैरह, और उसका मुकाबला या जवाब नहीं है ठीक। जैसे आज ही मैं सुन रहा था कि अमित शाह ने कहा कि ये तो राज्य का मामला है और राज्य को जांच करना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं किया। लेकिन वो विदेश कैसे चला गया, और विदेश गए भी उसको 3-4 दिन हो गए। तो विदेश से वापस बुलाने का काम तो केंद्र सरकार का, वो तो राज्य सरकार का नहीं है। तो अमित शाह ये बोलते कि हमने उसको विदेश से वापस का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है, विदेश से वापस लाने के लिए ये कर रहे हैं, वो तो नहीं किया, और कह रहे हैं कि राज्य सरकार को देखना था। तो इस तरह से भगवान की अगर कार्रवाई है और भगवान अगर लगे हुए हैं तो उसका जवाब भी लोग ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में भी पॉलिटिकली चाहे जितने मजबूत हो, अभी तो बिल्कुल बहुत खराब स्थिति में लग रहे हैं। तो और मुझे लगता है भगवान ने फैसला कर लिया है, तो देखते हैं। मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। ये भगवान जो है वो जनता है, जनता जनार्दन संजय जी। वोट तो जनता ही देती है जाकर, कर्मों का फल जो है यहीं भुगतना होता है। खैर आना चाहता हूं डॉक्टर जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, कैसे आप देखते हैं, क्या कौन से मुद्दे हैं जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के मुद्दे इस पर बीजेपी पे हावी हो गए हैं? पहले और दूसरे फेज की बढ़त की बात लगातार कही जा रही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते और न ही किसी भी ढंग से यहाँ पर किसी भी तरह से ये बता रहे हैं कि हाँ यहाँ बिल्कुल ही इंडिया गठबंधन ही ऊपर है, आगे है। लोग जो खबरें आती हैं वो खबरें हम पहुँचा रहे हैं। ओरिजिनल रिजल्ट आप देखेंगे 4 जून को, इसलिए 4 जून का इंतज़ार करना होगा क्योंकि रिजल्ट उसी दिन आना है। लेकिन उससे पहले फेज और दूसरे फेज में जो खबरें चल रही हैं उस आधार पर क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर काफ़ी आगे निकल चुका है या थोड़ा बहुत आगे निकल चुका है बीजेपी से? देखिए, हमें जजमेंटल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बात सही है कि हमको जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं या किसी प्रकार से ओपिनियन, चूंकि ओपिनियन सर्वे तो इस समय बंद है, लेकिन जो एक तरह से जो विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, इन लोग सारे के सारे राज्य वाइज भी कर रहे हैं और सारी की स्थिति जो देश में है इस पर उस सबको देखा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही दल हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इधर की जो इंडिया गठबंधन हो,
जो राजमंच अच्छा खासा चला, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पे ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक कदम आगे नजर आ रहा है। पहली बात तो है कि जितने जगह पर इनके जो हो रहे हैं आयोजन हो रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, चाहे राहुल गांधी की हो, प्रियंका गांधी को, इन सबकी जो एक तरह से जो पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं, उसमें आप देखिए आए हुए लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, प्रचार सभाओं में आए हुए लोग, इसमें आपको ये फर्क पता चल जाएगा। निश्चित रूप से ये दिखता है कि कौन सी बुलाई हुई है और कौन सी अपने आप आई हुई जो है लोगों का हुजूम है। तो हमें इस फर्क को अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी ओर लोग आकृष्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, इसका आप काम का अगर तरीका देखें तो बहुत सारी छोटी मोटी जो तकलीफें हैं, उस पर जो संकट आ रहे हैं, उसको बिल्कुल वो दरकिनार कर रही है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हो रही है। जैसे आप देखिए कि सूरत में जो मामला हुआ, उसके बाद खजुराहो में जो हुआ, उसके बाद इंदौर में जो हुआ, इस प्रकार के झटके अगर लगते, उस झटके से कोई भी पार्टी हिल जाती, लेकिन इसके बाद भी कहीं पर भी इसके उत्साह में, इसके भीड़ में कोई हमें कमी नजर नहीं आ रही। पहली बात तो हम इसको एक महसूस कर सकते हैं। देखिए, चुनाव अक्सर ऐसा होता है राजू जी, जब तक रिजल्ट न निकल जाए तब तक जिसको हम कहते हैं कि उसको फील किया जाता है, उसको देखा जाता है। आखिरकार पत्रकार क्यों मैदान में जाते हैं, क्यों जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं? आपने, हमने सब ने किया, यहाँ जितने लोग बैठे सब जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि जनता का मूड भांपने के लिए जाते हैं, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं थी। हम सीधे 4 तारीख को अपना एक कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बता देते हैं, और अगर हम नहीं बताते तो बाकी जगह से अपने आप चुनाव आयोग बता देता उनको कि कौन जीत गया, कौन हार गया। लेकिन इसलिए हमें मूड को अगर हम देखना चाहें तो मूड जो है साफ साफ ये दिख रहा है कि तमाम तरह की तकलीफों के बावजूद, तकलीफें कई प्रकार से हैं, जो मैंने घटनाएं बताई कि किस प्रकार से वहां पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों का ही एक तरह से नाम या तो काट दिया गया, या उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया, या फिर उसका सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करा दिया गया, जो इंदौर की घटना हुई। तो ऐसे घटना तो है ही। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हम देख रहे हैं। दूसरी बात है इश्यूज को लेके देखिए, नई नई चीजें जो है वो लगातार ऐड हो रही हैं। अब ये कहा गया है कांग्रेस की ओर से कि आप संविधान की कॉपी लेके जाइए, जैसे आपने बताया है। इसका मतलब यह है कि आपने जो मूलभूत जो मुद्दे पहले से तय किए थे, उससे आप बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं। जबकि शुरुआत में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी जी जो कहा करते थे, मोदी जी कहते थे कि पहले 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच हमने जो काम किया वो बहुत सारा कुछ डेफिनेशन देते थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाला मामला है। तो ट्रांसफॉर्म की स्टेज आते आते जो है ट्रांसफार्मर बर्स्ट होने की स्थिति में आ गया है राजू जी। वो पुराने मुद्दे विकास के कहाँ गए उसका पता ही चल रहा है। आप वापस आ गए मंगलसूत्र पे आ गए, आप मछली पे आ गए, मटन पे आ गए। इस तरह से आप अपना ही मजाक उड़ाए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि अमेठी में जो बहुत ही परिवर्तन जो हुआ, ये जो उषा जी जो दिखा रही थी, इतनी जबरदस्त बात है कि आज वही लोग वहां पर बैठकर राहुल का या प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ाइए वरना हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में इस परिवार को भी और राहुल को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आखिर ऐसा क्या कारण इस दौरान हुआ 5 वर्षों में कि 5 वर्षों में आपको उस परिवार की भी याद आ रही है? वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका, कोई भी वहां से खड़ा होता है या होती है तो उसका असर ये होगा कि वहां के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लोग आज रियलाइज कर रहे हैं, और ये केवल अमेठी की कहानी नहीं है, ये लगभग आप देखिए पूरे देश की यही कहानी है, देश के लोग मान रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक बात यह है जो आपने बताई कि क्या चुनाव आयोग जो डाटा रिलीज नहीं कर रहा है और आखिरी समय में हमें पता चलेगा कि 5-5, 7-7, 10-10% जो है वो ईवीएम अपना खेल अगर कर गई, तो आप जानिए कि ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें संकट आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये अच्छी बात है कि उन चीजों की ओर न तो इंडिया गठबंधन भी बहुत ध्यान दे रहा है, वो मान के चल रहा है कि हमें इन तमाम तरह के कुटिलताओं के साथ, इस तमाम तरह के षड्यंत्रों के साथ ही हमें चुनाव लड़ना है, और जीतने का उसका जो जज्बा है वो कहीं भी खत्म होते हमें नजर नहीं आ रहा है। आज छत्तीसगढ़ में भी जो सभा हुई खड़गे की, वो भी बड़ी जबरदस्त थी। उसके बाद कल बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी की सभा हुई, वो भी बहुत बढ़िया हुई।
यहाँ तक कि गुजरात जैसे इलाके में जो उनका गढ़ माना जाता है मोदी जी का, वहां की भी सभाएं जो है बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, उसके तमाम साथी जो हैं इस समय बहुत मजबूती से खड़े हैं। कागजों पर हम इसका फिलहाल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लोग हालांकि उसको भी कर रहे हैं, अभी हम बैठे तो वो भी कर लेंगे कि हर राज्य में आप देखिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन इसके बाद भी जो नजर आता है, जो कुछ दृश्यमान है, आंखों के सामने जो दिख रहा है, वो अपने आप बहुत कुछ कहानी बता रहा है राजू जी। तो आप ये जो कह रहे हैं कि इंडिया भारी लगभग उसी समय से आ गया जब 28 लोग एक साथ जुटे थे, उसके बाद ये संगठन बना, उसके बाद नीतीश कुमार जैसे लोग चले गए, उसके बाद कुछ राज्य में मतलब फ्रेंडली फाइट भी हो रही है, फिर भी इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट है। ये असली बात है और यही जो है शायद मोदी की परेशानी का कारण हो सकता है, जिसके कारण वो कई तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं। अंतिम बात कर मैं कहती हूँ कि शरद पवार के बारे में उन्होंने जो कहा, मैं एक ही किस्सा बता देता हूँ कि शरद पवार का देखिए लगभग 65 साल का उनका पॉलिटिकल करियर हो चुका है। आपको याद होगा कि जिस समय अजीत पवार उनसे अलग हुए थे तो अजीत पवार ने उनसे कहा था कि भाई महाराष्ट्र सरकार में भी 58 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जाता है, आप तो 83 साल के हो गए। तो उन्होंने कहा था मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं और अच्छों को सीधा कर सकता हूं, ये शरद पवार ने कहा था। और ये शरद पवार का आप पिछले लगभग 65 सालों का पॉलिटिकल करियर देखें तो उन्होंने ऐसे कई तरह के कारनामे किए हैं। 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री जो थे वो शरद पवार ही थे और अभी तक वो सक्रिय हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उन पर कमेंट किया गया है, महाराष्ट्र में इसकी स्थिति वैसे भी खराब है, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की स्थिति वैसी ही खराब है। अब आपने शरद पवार का जो अपमान किया है ये अच्छा खासा और भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। राजीव जी जी शरद पवार का अपमान भारतीय जनता पार्टी को वहां और खासकर महाराष्ट्र में, क्योंकि 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं और वहां पर पहले से ही बैकफुट पर भाजपा नजर आती है, इसलिए क्योंकि एनसीपी और दूसरी तरफ शिवसेना को दो फाड़ करना, उसके बाद सरकार बदल देना और पिछले साल 1.5 साल 2 साल में जो कुछ हुआ है उन सब का हिसाब अब जनता के दरबार में बीजेपी को देना है और जनता क्या कुछ करती है, वोटों में कैसे अपनी बातों को, अपने गुस्से को तब्दील करती ही, ये सब देखना होगा। लेकिन शरद पवार के ऊपर भी हमला नरेंद्र मोदी का, ये क्या कुछ कहता है? क्या नरेंद्र मोदी जो सीधे कह रहे हैं कि ये तो भटकती हुई आत्मा है शरद पवार को, हालांकि बहुत सधी हुई बात इन्होंने कही है, वो आत्मा क्या कुछ गुल खिला सकता है ये तो चुनाव में पता चलेगा आने वाले वक्त में। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आप इन बयानों को, नरेंद्र मोदी के बयानों को किस हिसाब से देखते हैं और क्या उनके बयान में भी ये झलक रहा है कि उन पर इंडिया भारी है? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की भाषा से साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो इंडिया के भारी दबाव में आ गए हैं और इंडिया उनके ऊपर काफी भारी है। हालांकि पूरी भाजपा के ऊपर मोदी जी अकेले भारी हैं, लेकिन मोदी जी के ऊपर इंडिया काफी ज्यादा भारी हो गया है। या मोदी जी के वक्तव्य जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं और ये भी समझा जा सकता है राजीव जी कि मोदी जी खुद भटक रहे हैं और दूसरों को भटकती आत्मा बता रहे हैं। तो मोदी जी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि जंगलों में ज्यादा भटक जाते हैं तो भटकती हुई आत्माएं आक्रमण कर देती हैं और फिर उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर ओझाओं के पास ले जाना पड़ता है इन भटकती आत्माओं का असर कम करने के लिए। तो जनता जो है इस समय ओझा बनी हुई है राजीव जी, वो सारे भूत उतार देती है अच्छों के। तो अगर किसी के ऊपर कोई आत्मा चढ़ गई है, उसको लग रहा है कि कोई भटकती आत्मा उसके ऊपर चढ़ गई है, तो जनता उसका भूत उतार देगी अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जनता जो इस समय सब मालिक है और जनता सब जानती है। आप कुछ भी गड़बड़ कर लीजिए, कितनी भी गड़बड़ कर लीजिए, कितनी भी आत्माएं आपके ऊपर चढ़ जाए, तो सारी आत्माएं जो जनता उतार देती है, एक झटके में उतार देती है। तो जनता के हाथ में, जनता सबको ठीक कर देगी और मोदी जी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जनता जो है वो मालिक है और तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम गड़बड़ियों के बावजूद जनता जो है वो अपनी रक्षा करना जानती है और सबके भूत उतारना भी जानती है। तो ये मोदी जी की चिंता जो है राजीव जी कुल मिलाकर के समझी जा सकती है। दूसरा राजीव जी ये कि चुनाव आयोग जो वो बहुत बेशर्म बना हुआ है, निर्लज्ज एक तरीके से बना हुआ है। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट किया ही अभी सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता आपको जरा रोकना चाहूंगा। आप जिसको निर्लज्ज बोल रहे हैं, बेशर्म बोल रहे हैं, उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ऐसा दबाव पड़ा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी प्रेस रिलीज कर दी है, यानी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बता दिया है कि किस फेज में कितना प्रतिशत वोट आया। जरा स्क्रीन पे ले आइए, अभी प्रेस
रिलीज करके जारी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये जरा एक्सपोज कीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेज 1 फेज 2, फेज 1 में मेल टर्नआउट 66.22%, डबल टू यहां पर 66.22% मेल टर्नआउट फर्स्ट फेज में, फीमेल टर्नआउट 66.07% और थर्ड जेंडर टर्नआउट 31.32%। ओवरऑल टर्नआउट, ओवरऑल फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई है 66.14%। फेज 2 में मेल का टर्नआउट 66.99%, फीमेल 66.42%, थर्ड जेंडर 23.86%, 66.71% ओवरऑल फेज 1 और फेज 2। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, शुरुआत मैंने की है और ये बात, और यहीं पर प्रेस जयराम रमेश का ट्वीट भी आपको दिखाया था और हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसमें जरा 2 नंबर, पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्टेट वाइज एंड पीसी वाइज, यानी स्टेट वाइज और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वोटर टर्नआउट डाटा फॉर फेज 1 गिवन एट टेबल 1 एंड टेबल 2, ये सब कुछ दिया हुआ है। ये बताया जा रहा है कि वोटर टर्नआउट डाटा जो है वो दिया गया है 1 और 2 में, ये सब कुछ टेबल 3 एंड टेबल 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब 1, 2, 3, 4 में सब कुछ ये इसको डिस्क्राइब किया गया है। और यहां पर यह भी लिखा जा रहा है कि ये ऐप के जरिए अपडेटेड इन आईटी सिस्टम बाय रिटर्निंग ऑफिसर थ्रू, अब कैसे थ्रू फॉर्म 17C। फॉर्म 17C में ये होता है कि जो लोग वोट डाले हैं वो वोट किन किन लोगों ने डाला है, जहां तक मुझे ध्यान आता है शायद यही रहता है कि जिन जिन फॉर्म सी में है मतदाताओं की संख्या, शायद मतदान करने वाले कितने लोग हैं वो यहां पर उसी आधार पर यहां है। तो ये ऑलरेडी अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तभी, और चूंकि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस की तरफ से यह बात रखी गई कि अभी तक 11 दिन हो गए और अभी तक इस बात का खुलासा क्यों नहीं हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक डाटा क्यों नहीं आया है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, और यह डाटा अब आपके सामने है। यानी चुनाव आयोग के ऊपर दबाव काम कर रहा है और इंडिया अब की बारी, इंडिया भारी, यह यहां साबित हो रहा है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास सीधे, और उसके बाद आप तमाम साथियों के बीच आता हूं। अब की बारी इंडिया भारी, उसका नमूना। जी राजीव जी, निश्चित तौर पर ये नमूना आ गया है सामने, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया है कि कहाँ कितने मतदाता हैं। ये भी चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि किस फेज में कितने मतदाता कुल हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये डाटा भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और मुझे लगता है कि सारी गड़बड़ियां चुनाव आयोग को दूर करनी चाहिए, क्योंकि संशय उसके ऊपर बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। इधर राजीव जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता है सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो है, वो चुनाव आयोग से आज मिलकर के आए हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेस से बातचीत की है और उन्होंने बताया कि उन्होंने कई शिकायतें जो थी वो चुनाव आयोग से की हुई थी। तो उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि 1 महीना हमको हो गया ये शिकायतें किए हुए, आपने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। तो चुनाव आयोग का कहना था कि हमारा जब मन होगा हम तब इस पे जो है कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव की बात करेंगे, उनका हो सकता है चुनाव की बात भी करें, हो सकता है ना भी करें, हमारी मर्जी है, हम चाहे करें चाहे ना करें। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जो उनके सीधे पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं तमाम बड़े नेताओं को लक्षित करके और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये पोस्टर कैसे लगाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी हमारा मन होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उनका कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर हम भी ऐसी पोस्टर लगाएंगे। तो उनका तो इस पर एक्शन होगा, यानी कि बीजेपी अगर कोई पोस्टर लगाएगी तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा चुनाव आयोग, लेकिन दूसरे लोग अगर लगाएंगे तो उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। और ये हमने राजीव जी देखा है कि किस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस इशू कर दिया गया सीधे नाम उठा करके, लेकिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सीधे नोटिस इशू नहीं किया जाता है, वो नोटिस इशू किया जाता है जेपी नड्डा के नाम, यानी पार्टी के अध्यक्ष के नाम। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन राजीव जी बात वही है कि जनता जब अपनी पे आ जाती है तो मॉक पोल के डाटा भी आप ईवीएम के मशीनों में मिला दीजिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में बताया चुनाव आयोग के अधिकारी ने, के वकील साहब ने, कि केवल एक घटना ऐसी हुई जिसमें मॉक पोल का डाटा ईवीएम के मशीनों में मिल गया और इसलिए जो था वो काउंटिंग जो थी वो गलत दे रही थी मशीन। तो आप सारे देश भर में मॉक पोल के डाटा मशीनों में मिला दीजिए, लेकिन जनता अगर कायदे से वोट डालने पर निकल पड़ी है तो मॉक पोल के डाटा भी जो है आपको मॉक कर देंगे। कुल मिलाकर की स्थिति यही रही, जनता अपनी पे उतर आई है और जनता इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने के लिए मैदान में है। बिल्कुल आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो अभी प्रेस रिलीज देख रहे थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजीव जी, ये फॉर्म सी है। फॉर्म सी वो डेटा होता है जो ईवीएम से निकला हुआ डेटा होता है जी, यानी ईवीएम में इतना वोट काउंट हुआ है कुल, तो खैर वो, और जो कुल संख्या पूरी बूथ पे कितने लोग गए उसकी संख्या फॉर्म
17A ए में में होता है जी। खैर, ये जितना भी रिलीज हुआ है ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग देखिए काम तभी कर रहा है जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। और इस इलेक्ट्रॉनिक एज में पोलिंग हुए काफी दिन हो चुका है, दोनों चरणों की पोलिंग हुए काफी दिन हो चुका है, 2 सप्ताह से ऊपर हो गया है। और 19 तारीख को पहला मतदान हुआ था, और उसके बाद ये अब अगर आता है तो जरूर ये दिक्कत पैदा करने वाला चीज है। और इसको चुनाव आयोग को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि फॉर्म 17A और फॉर्म 17C में कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों मैच कर रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि मतदान में कितने लोग अंदर गए और ईवीएम में कितने काउंट हुए। खैर, अब ये तो खैर जब काउंटिंग में दोनों फॉर्म जाते हैं और उसमें उन दोनों फॉर्म पे एक्सेस होता है जो काउंटिंग एजेंट होते हैं जी, मिलान होता है वहाँ पे, और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो सवाल उठते हैं, उस पर बात होती है। दूसरी बात राजीव जी, जो बड़ी बात है वो ये है कि मोदी जी का कैंपेन पूरी तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूँगा डिरेल हो गया, मैं तो कहूँगा कि वो कैंपेन बन ही नहीं पाया। नतीजे कुछ भी आए चुनाव परिणाम के, लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ कि एक उनका ऑब्जेक्टिव अगर ये था कि राहुल गांधी के कैंपेन को डिरेल करना है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को चर्चा से बाहर करना है, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। मुस्लिम लीग, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, दुनिया भर की बातें करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए, कांग्रेस ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। आज भी जो वीडियो आप राहुल गांधी का दिखा रहे थे, राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो पे कांग्रेस के एजेंडे पर कायम है, तो अपोजिशन और कांग्रेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दूसरा कि उनके झोली में नए मुद्दे जरूर आते जा रहे हैं। रमन्ना पेन ड्राइव सेक्स स्कैंडल, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा दूसरे चरण में या तीसरे चरण में। और अभी आप देखिए कि उद्धव ठाकरे ने पब्लिक मीटिंग्स में इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया महाराष्ट्र में जी। और वो क्या कह रहे हैं, वो वंशवाद पे आरोप लगा, जो मोदी जी का नारा है कि सेक्स स्कैंडल के वंशवाद के साथ खड़े हैं मोदी जी। ये उद्धव ठाकरे पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। तो ये पूरे देश में अब ये पेन ड्राइव का मामला चलेगा। ये और ये कर्नाटक के जो 14 की 14 सीटें जो जाएंगी अभी 7 तारीख को मतदान में, जिसमें सभी 14 सीटें बीजेपी के पास है, उनके बड़े नेता भी उसमें हैं शामिल। लेकिन दूसरी बात की जो सूरत और इंदौर में हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या कमजोरी दिखा रहा है। देखिए, सूरत और इंदौर राजीव जी वो सीट है जो 1984 के इलेक्शन से आज तक कांग्रेस ने नहीं जीती। तो जो सीट एकदम आपकी पक्की सीटें थी, उनपे उम्मीदवार को खरीदने का या उम्मीदवार को प्रलोभन देकर या दबाव डालकर उसका नामांकन वापस कराने की जरूरत क्या थी। जरूरत ये थी राजीव जी कि 6 से 8% मध्य प्रदेश में वोटर टर्नआउट गिरा है, और वो दोनों फेज के वोटर टर्नआउट गिरने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह एकदम ठंडा हो गया था जी। और उस उत्साह को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है कि दबाव डालकर उनके नामांकन वापस करवाए गए, ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी का इसमें संख्या गेम नहीं है, ये सीटें तो बीजेपी के पास आती ही 1984 से बीजेपी के पास है, लाखों वोट जीतते हैं, ऐसी कोई चुनौती नहीं थी। तो वो संख्या के लिए नहीं किया गया है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया, क्योंकि वो उदासीन हो गया था, वो घर से निकलना ही बंद कर दिया था उसने। एक बात। दूसरी बात कि कैसे लाया जा रहा है। साकेत गोखले जो पत्रकार भी रहे, अब तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया राजीव जी कि उनको जेल में गुजरात पुलिस के लोगों ने 3rd डिग्री दिया।
और उस थर्ड डिग्री में गुजरात पुलिस के लोग, बड़ा आश्चर्य की बात है, गुजरात पुलिस के लोग कहते थे कि करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया जाएगा आपको, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में कही है जी। साकेत गोखले नहीं गए, तृणमूल में अभी भी हैं। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि ये बात कही, तमाम लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रिलियन में जीरो वाले लोग या इस तरीके के जितने भी नेता हैं, सबके साथ कोई ना कोई नस दबी होती है, कोई ना कोई इस तरीके का काम होता है, तभी वो होता है। ये इंदौर का जो कैंडिडेट गए हैं वो भी ऐसे ही गए होंगे, क्योंकि वो पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो पैसे की कमी नहीं उनको, उनके कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में घोषणा की है कितने 70-80 करोड़ रुपए के संपत्ति की, तो पैसे की कमी उनको नहीं है। तो इस तरीके के दबाव की वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन उसका कारण यह है कि मोदी जी का कैंपेन उठ नहीं पा रहा है जी। इन तमाम तिकड़मों के बावजूद उठ नहीं पा रहा है, और ये पेन ड्राइव कांड उनके लिए नई मुसीबत होगा। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच कांग्रेस की एक और लिस्ट आई है, उस लिस्ट में राज बब्बर को हरियाणा के गुड़गांव से टिकट दिया गया है। एक लिस्ट अभी और आने वाली है, थोड़ी देर में हो सकता है उसमें अमेठी और रायबरेली की घोषणा हो, लेकिन एक लिस्ट जो आई है अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बड़ी खबर, और ये खबर जो है वो ये है कि थोड़ी देर में सीट को लेकर बड़ी खबर आ सकती है रायबरेली और अमेठी को लेकर। इस पर अभी चर्चा चल रही है, थोड़ी देर में इस पर प्रेस रिलीज हम तक पहुंचेगी, आधिकारिक कांग्रेस कर सकती है, जल्द ही ऐलान कर सकती है कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर। लेकिन उससे पहले 4 सीटों की घोषणा अभी हो चुकी है, और चौंकाने वाला फैसला अमेठी और रायबरेली सीट पर हो सकता है। चौंकाने वाला फैसला अभी थोड़ी देर बाद इस पर भी फैसला आएगा, इस पर घोषणा हो जाएगा कि आखिर अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कौन वहां से खड़ा हो रहा है। लेकिन गुड़गांव से राज बब्बर को, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आनंद शर्मा मैदान में कूद रहे हैं कांगड़ा से, और हमीरपुर से सतपाल रायजादा को और भूषण पाटिल को मुंबई नॉर्थ से। मुंबई नॉर्थ, ये 4 सीटों का इन्होंने ऐलान किया है अभी। कांग्रेस ने इन 4 सीटों में से गुड़गांव से राज बब्बर उत्तर प्रदेश से अब गुड़गांव आ चुके हैं, तो राज बब्बर को गुड़गांव से, कांगड़ा से आनंद शर्मा, हमीरपुर से सतपाल रायजादा और मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल, ये 4 नाम है। लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर खबर जो है वो बड़ी खबर आ सकती है, अभी से कुछ देर बाद इन दोनों की भी घोषणा होने वाली है। बस इंतजार कर रहे हैं हम, और हो सकता है किसी कार्यक्रम के दौरान हो जाए या उसके बाद आए, जब भी आए हम आप तक ये पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन राज बब्बर को गुड़गांव से, और इसके अलावा कांगड़ा, हमीरपुर और आनंद शर्मा को भी टिकट दिया गया है। G23 में ये भी थे आनंद शर्मा भी, और नाराज दिखाई देते रहे कई बार। लेकिन इस बार मजेदार तथ्य है जयशंकर जी कि आनंद शर्मा हो या मनीष तिवारी हो, दोनों को मैदान में उतार दिया गया है, और उस लिस्ट के ये दोनों हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? नहीं, अच्छा है, एक किसी को शिकायत का मौका न मिले। राज बब्बर भी बीच में थोड़ा सा अपने को उपेक्षित या उदासीन महसूस कर रहे थे, अब उनको गुड़गांव में उतारा गया है, जाहिर सी बात है उनसे राय ली गई होगी। एक बड़ा चेहरा तो राज बब्बर का है ही है, और अच्छी चुनौती पेश कर सकते होंगे गुड़गांव में, यह सोच करके ही उनको उम्मीदवार बनाया गया होगा। और आनंद शर्मा के बारे में तो था कि कभी उन्होंने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं और जीता भी नहीं, सिर्फ राज्यसभा के ही शोभा बढ़ाते रहे। तो इस बार अच्छा है कि हिमाचल प्रदेश में वो अपने गृह राज्य में चुनौती पेश करेंगे, और जीत के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने को साबित कर सकेंगे कि साहब उनके बारे में एक गलतफहमी पाली गई थी और उनकी नाराजगी भी। इसी तरह देखिए मनीष तिवारी का तो ये हालत कि जो पिछले चुनाव में जब था तो उन्होंने मना कर दिया था चुनाव लड़ने से। अब उनकी तबीयत खराब थी, क्या था मालूम नहीं है, लोग कहते डर से कर दिया था, और उन्हीं की जगह पे टिकट दे दिया था, तो रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव जीत गए थे और MP हो गए थे लगातार 2 बार। और फिर अब रवनीत सिंह बिट्टू हालांकि चले गए, फिर से भाजपा में चले गए। तो ये सारी चीजें हैं, और मतलब ये नाम थोड़ा चौंकाने वाले ही हैं, राज बब्बर का नाम हो चाहे आनंद शर्मा का नाम हो, ये भी दोनों नाम चौंकाने ही वाले हैं। तो हो सकता है कि अगर अभी थोड़ी देर बाद अगर अमेठी और रायबरेली के भाग भी खुल जाएं और उसके भी उम्मीदवारों का नाम पता चल जाए तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। पता नहीं क्यों इतना देर
करने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात मैं जो राजीव जी करना चाहता था कि एक तो जो डाटा आया है चुनाव आयोग का जो मत परसेंटेज के बारे में, तो क्या वो राज्यवार भी आया होगा, क्षेत्रवार भी आया होगा? मेरे ख्याल से कांग्रेस के या अपोजिशन के जो चुनावी मशीनरी है उसको इस बारे में बहुत ही सतर्क और सजग रहना होगा और वो सारे डाटा ले लेने होंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट पोल हुए हैं, और जब काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद फिर अपने लोगों को मुस्तैद रखना होगा कि भाई जितना कहा गया था चुनाव आयोग के द्वारा उतने ही वोट काउंट हो रहे हैं या उससे कम या अधिक हो रहे हैं। तो एक तो ये हर दल को देखिए, हम बार बार लगातार कई सालों से बात जब हम लोग चर्चा में बैठते हैं हम करते रहे हैं कि राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी मशीनरी बहुत ही मजबूत कर रखनी पड़ेगी। वोटर लिस्ट तैयार होने से लेकर के काउंटिंग तक जितना प्रोसेस है उसको आपको समझाना होगा अपने लोगों को, जो इलेक्शन सेल में होंगे, चुनावी प्रकोष्ठ में जो लोग होंगे उनको उसके बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो जो बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो एक तो ये बात है, पता नहीं चुनाव आयोग ने बताया कि नहीं बताया, हो सकता है प्रेस रिलीज तो अभी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का ही बताया है, लेकिन मुझे लगता है था क्षेत्रवार या राज्यवार भी देना चाहिए चुनाव आयोग को। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है आप कर रहे थे अभी भी, ये क्या था, एक खबर और भी है अनंतनाग रजौरी यानी जम्मू कश्मीर में थर्ड फेज में मतदान होना था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उस मतदान की तारीख को अब 7 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। 7 मई को वहां चुनाव नहीं हो रहा है, 25 मई को होगा। यानी अनंतनाग जो सीट है, अनंतनाग रजौरी सीट जो है वहां का जम्मू कश्मीर का, उसको अब बढ़ाकर रिवाइज डेट ऑफ पोलिंग की डेट जो है, तारीख जो है वो 7 मई की जगह अब 25 मई कर दिया गया है। ये भी अभी एक नई जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। चुनाव आयोग को ज़रा मैं फॉलो कर रहा था और जो अभी आप कह रहे थे वही देखने की कोशिश कर रहा था कि राज्यवार है क्या। राज्यवार नहीं है, यहाँ पर एक डेट की सूचना मिल गई। ये अभी बिल्कुल विद इन सम सेकेंड्स ये खबर आई है कि इन्होंने अनंतनाग रजौरी की सीट पर, ये दोनों मिलके एक सीट है और इस सीट पर जो चुनाव होना है 7 तारीख को, 7 मई को, उसको अब 25 मई कर दिया गया है। तो ये है। और एक दबाव, यहाँ तो कोई दबाव की बात नहीं, लेकिन एक दबाव जो इससे पहले जो प्रेस रिलीज आई है, जो प्रेस विज्ञप्ति चुनाव आयोग की आई है, वो इम्पॉर्टेंट है और जिसमें पोलिंग का डाटा जो बताया गया है पहले और दूसरे फेज़ का, वो यहाँ पर हम लोग आप तक पहुँचा चुके हैं। तो ये लगातार ये बातें होती रही हैं और चुनाव आयोग पर ये उंगलियां उठती रही हैं और इसलिए भी ज़रूरी है कि चुनाव आयोग जरा अपनी पारदर्शिता को बरकरार रखे। जयशंकर जी। विपक्ष की शिकायतें हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे मित्र कि अभी आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और आतिशी गए थे चुनाव कमीशन में बात करने के लिए, पोस्टरों को लेकर के, इस तरह के लोगों को, तो एकदम जैसे लगता है कि सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कि उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे हर बार अदालत का हथौड़ा चलाना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो ही नहीं बल्कि पक्षपाती दिखाई दे रहा है। हर चीज में उसका लग रहा है कि अब जिस ढंग का मोदी जी का भाषण हुआ है लगातार, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को आपने मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र कर दिया, तो अब इसको तो आपको बताना पड़ेगा, एक बार पूछना पड़ेगा कि भाई साहब आप जरा हमको समझा दीजिए कि इसमें मुस्लिम लीग का क्या एंगल है, या ये जो जेवरात है या उसके बारे में मंगलसूत्र है, उसके बारे में कहाँ कोई जिक्र है कि मंगलसूत्र छीन के किसी और को बांट दिया जाएगा। अब इस ढंग की बातें अगर प्रधानमंत्री स्तर के लोग कर रहे हैं तो उस पर तो चुनाव आयोग को तो लेना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। विपक्ष का कोई भी आदमी कुछ बोल देता है या कहीं कोई बात आ जाती है, कोई ट्वीट आ जाता है या कोई पोस्टर आ जाता है, उस पर तुरंत हमारा चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है, तुरंत नोटिस और केस FIR हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तो एक बार भी नहीं होता है। तो इसलिए इन लोगों को भी थोड़ा सा सक्रिय रहना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा चुनाव आयोग पे। दूसरी बात राजीव जी मैं कह रहा था कि अभी जिसको प्रशांत भी चर्चा कर रहे थे, वो बहुत मामूली बात नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक संकेत है। जिस तरह से खजुराहो, सूरत और इंदौर में
उम्मीदवारों के नाम रद्द कराए गए या उनके नाम वापस कराए गए या उन्हें भाजपा में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल कराया गया, यह एक वानगी है। अगर इस बार तीसरी बार भी ये लोग सरकार में आ जाते हैं, खुदा न खास्ता, पता नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो अब भविष्य में इसी तरह के चुनाव होंगे। आप देखे होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जिला परिषदों के चुनाव हुए, जिला पंचायतों के चुनाव हुए, जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें लगातार लोगों को नॉमिनेशन करने ही नहीं दिया गया, लोगों को उठा के बाहर कर दिया गया या फिर बंद कर दिया गया, उनके ऊपर दबाव बनाया गया तो नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कि विपक्ष के जो सुविधाजनक लोग होंगे कुछ एक सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और उनका चुनाव हो जाएगा, बाकी का कोई मतलब नहीं रहेगा, बाकी सब सरकारी पक्ष रहेगा। तो ये खतरनाक संकेत है। ये इसको सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाली बात नहीं है कि 3 सीटों पर उनका जीत गया, उनका अनअपोज्ड हो गया। अरुणाचल प्रदेश में भी 8 सीटें विधानसभा की उन्होंने ऐसे ही कर ली है, वहां भी निर्विरोध चुन लिए गए, कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा होने दिया गया। अब सीधा से यह है कि जैसे अब इंदौर का जो उम्मीदवार है उसके ऊपर कोई पुराना केस खोल करके उसमें नई धारा जोड़ दी गई कि हत्या के प्रयास का या कुछ भी, अब उसको डराया गया, धमकाया गया कि भाई तुमको तो उठा के बंद कर देंगे, हम लोग जेल में डाल देंगे। अब इसके बाद जाहिर सी बात है अब कांग्रेस को या विपक्ष के लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ऐसे ढुलमुल यकीन या कमजोर लोग जिनकी नसें कहीं से कमजोर हो या दबने लायक हो, ऐसे लोगों को अपने पार्टी के उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए, उनको सामने नहीं लाना चाहिए। कुछ तो ऐसा एक बना करके रखना होगा, क्योंकि आपको जिससे लड़ना हो वो हर तरह के ताल तिक्रम करके चुनाव जीतना या लड़ना चाहता है, उसकी एक फितरत बन गई है। तो उसको समझते हुए भी कांग्रेस को और विपक्ष को अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। और जी राजीव, यही कहना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस को, विपक्ष को, सबको अपनी रणनीति तैयार तो करके रखनी ही होगी। साथ साथ ये चुनाव अभी 5 चरण बाकी हैं और इन 5 चरणों में सतर्कता बरकरार रखनी होगी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास सब कुछ है, मशीनरी है और उधर कई इनके जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, साथी दल के नेता हैं, वो जेलों में हैं। चाहे उधर आप झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन जेल में हैं, यहाँ पर दिल्ली में आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के वो जेल में हैं, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे वो जेल में हैं, के कविता उधर देखिए इंडिया गठबंधन में नहीं है लेकिन वो भी जेल में हैं, और कई सारे और जिन पर तलवार लटकी हुई है, जिनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कई कांग्रेस के नेताओं को पहले से ही डरा धमका कर चुनाव से बाहर कर दिया गया। ये सब कुछ है। इन सब के बीच एक बहुत मजबूत स्थिति यहाँ निर्मित करने की जरूरत है इंडिया गठबंधन के लिए। और संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन संविधान के साथ साथ ये मजबूती आखिर आए कैसे? लेकिन इन सब के बीच जनता जो है वो अगर अंडर करंट है और साथ देते हुए नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन जो हम शुरुआत से कह रहे हैं आखिर किन मुद्दों के आधार पर भारी है, ये सबसे बड़ी बात। आना चाहता हूं जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए, समय खत्म हो चुका है। थोड़ा सा एक छोटा कमेंट जरूर चाहूँगा संजय कुमार सिंह साहब से। संजय जी, पिछली बार में आप बात कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप मैंने किया था और महत्वपूर्ण बात आप कर रहे थे, लेकिन भले भगवान का जिक्र करते हुए कर रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में परिस्थितियाँ जो आप कहना चाह रहे थे, जो मैं समझ रहा हूँ कि परिस्थितियाँ बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की जो गलतियां हैं वो अब जनता के सामने है। 2014 के चुनाव को भूल जाइए, 2019 के चुनाव को भी भूल जाइए, लेकिन 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने आखिर क्या किया है? क्या संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या मुद्दा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा है, जिसने लोगों को मोबिलाइज किया, जिसने लोगों को बाहर निकाला, सड़कों पे आए लोग राहुल गांधी के साथ चले, लोगों में हिम्मत बढ़ी और वो आगे आ रहे हैं और अब मुखर होके बोल रहे हैं, बातें रख रहे हैं। जरा इसकी समीक्षा एक शॉर्ट में जरा करने की कोशिश कीजिए संजय जी। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 10 साल में मोदी जी ने जो भी शासन व्यवस्था जैसे भी चलाई या जो भी पॉलिटिक्स उनकी रही, उसमें उनका ये कॉन्फिडेंस था कि वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट है और वो कांग्रेस को डिफेम करने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए या हराने के लिए सफिशिएंट है। उन्होंने उस हिसाब से अपना काम किया और बाय एंड लार्ज वो इफेक्टिव था। तो उन्होंने वो अपना काम किया और उनके पास कोई दूसरी रणनीति नहीं बनाई, कोई दूसरी प्लानिंग नहीं की, कोई प्लान बी नहीं था। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने, मतलब कांग्रेस ने, उसमें गठबंधन में शामिल है,
ने इनको काउंटर करने की पूरी तैयारी की। और मतलब अगर मैं मानूं कि 2019 में वो तैयारियां पूरी नहीं थी, तो मैं ये मानूं कि 2014 के बाद जो कांग्रेस ने तैयारी शुरू की थी, वो 19 में फेलियर के बाद और इफेक्टिवली उसको काम करना शुरू किया गया और बहुत तैयारी से काम किया गया। उसमें राहुल गांधी की सिर्फ यात्रा नहीं है, सब कुछ है, बहुत सारी प्लानिंग है और वो सब दिख रहा है, अब सब दिख रहा है। और वो अंत में जाकर के मतलब चुनाव घोषणा पत्र तक आप देख लीजिए। और अभी जो राहुल गांधी को कैसे बोलना है, किसको काउंटर करना है, किसका जवाब देना है, किसका नहीं देना है, जो एक टीम वर्क होता है, वो पूरी टीम बनी हुई है। मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में कोई टीम है जिसके बिना राहुल गांधी इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते थे। और दूसरी ओर चूंकि वन मैन शो था इनका, नरेंद्र मोदी का, इसलिए इनकी जो टीम थी या कोई सलाहकार वगैरह थे भी, तो वो भी शायद इनफेक्टिव हो गए या उनकी सलाह ली नहीं जा रही है, वो दे नहीं रहे, जो कुछ भी हो। तो दोनों तरफ से अगर इधर काउंटर करने की तैयारी बहुत अच्छी हुई थी, तो उधर हमला कमजोर हो गया। तो दोनों मिलाकर के इधर इंडिया गठबंधन की तैयारी बहुत अच्छी रही और उनका आक्रमण करने का उनके पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, वो कुछ ढूंढ नहीं पाए और जो है वो झूठ बोल करके और भी खराब कर लिया। तो जो अटैक है वो खराब हो गया और इनका डिफेंस बढ़िया हो गया। ये बिना अटैक किए काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो मुझे लग रहा है कि सब मिला करके कांग्रेस अगर अच्छी थी तो उसने ये प्रूव कर दिया कि हम अच्छे हैं, और बीजेपी जो थी वो खुलकर सामने आ गया। तो खुलकर सामने आ गया कि मतलब 56 इंच में अंदर या तो गुब्बारा था या कचरा था, तो जो भी था वो सामने आ गया। तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो दिख गया। और कांग्रेस ने क्या क्या तैयारी की चुनाव जीतने के लिए, मतलब कांग्रेस ने आम आदमी गठबंधन से, आम आदमी पार्टी से गठजोड़ किया, ये बहुत ही असाधारण पॉलिटिकल निर्णय है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस का ही नुकसान किया था, बीजेपी की बीटी भी माना जाता था, फिर भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया। ये बहुत ही मैच्योर और बढ़िया पॉलिटिकल डिसीजन है। और भले वो लवली जी को नहीं समझ में आया, लेकिन उसका असर तो रिजल्ट में दिखाई ही देगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत ही प्लान ढंग से और बहुत ही मैच्योर ढंग से, बहुत ही पॉलिटिकल एफिशिएंसी के साथ जो भी काम किया है, वो कितना इलेक्टोरेट तक कितना जाएगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि मीडिया ने क्या काम किया। और मीडिया ने नहीं किया तो उसको काउंटर करने के लिए जैसे राहुल गांधी लोगों के बीच में गए, लोगों से बुलाकर बात की, लोगों से घर जाकर के बात की, लोगों को ट्रक में घूमकर बात किया, वो सब काफी अच्छा था। मुझे लगता है कि वो सबका फायदा मिला है। प्रशांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी। मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं राजीव जी, जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा अभी रिलीज किया है, तो अभी मैंने उस पूरे डेटा को देखा, जो कंस्टिट्यूंसी वाइज डेटा था, जो जयशंकर जी बात कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वो प्रतिशत है कि इतने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, एक्चुअल नंबर्स नहीं है। तो 0.01% में भी 1000 लोग होंगे 16 लाख की कंस्टिट्यूंसी में। हमको मालूम है कि हार जीत कैसे होती है, तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि प्रतिशत तो दें, एक्चुअल नंबर्स बताएं कि कितने नंबर ने वोट डाला। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कम से कम एक्चुअल नंबर तो देना चाहिए कि कितने लोगों ने, कितने लाख, कितने करोड़ लोगों ने ओवरऑल, अगर 80 करोड़ लोगों ने, 70 करोड़ लोगों ने, हालांकि अभी पूरे आंकड़े की बात नहीं, पहले और दूसरे फेज़ में जितने मतदाता हैं, पहले फेज़ में 16 करोड़ 68 लाख मतदाता थे, दूसरे पेज का मुझे ध्यान नहीं है, दोनों मिला के अगर मान लीजिए आपकी लगभग 30 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, तो 30 करोड़ मतदाता हैं, तो उसमें से कितने लोगों का मतदान हुआ और उनमें से ये परसेंटेज निकलता है। ये मत सोचिए कि अगर उधर मध्य प्रदेश में 68% और इधर भोपाल में उत्तर प्रदेश में कुछ और प्रतिशत, तो उस आधार पे आप जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, वो नहीं। टोटल नंबर ऑफ मतदाता का जो आंकड़ा है उस पर निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि ये आपका ये ओवरऑल है। ये हमने 6 जगहों पे 6 राज्यों में हुआ, 6 राज्यों में सबके निकाल लिए, डिवाइडेड बाय 6 कर दिए, उससे वो नहीं निकलेगा। तो ये समझना होगा। जी जयशंकर जी को जोड़ क्षेत्रवाइज बताना पड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रवार बताना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में टोटल वोट कितने थे, उसमें कितने वोट पोल हुए, उसमें परसेंटेज तो आप बताइए, एक अलग बात है, लेकिन ये तो साथ साथ आपके पास दर्ज है ना, आंकड़े में दर्ज है कि भाई कितना वोट पोल हुआ है। तो पोल वोट मतों की
संख्या साफ साफ उल्लेख करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। और इसके लिए विपक्ष को दबाव बना करके रखना चाहिए चुनाव आयोग पर कि भाई आप क्षेत्रवार हमको बताइए। बाकी सब तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्षेत्रवार मालूम होना चाहिए हमको कि कहाँ कितना वोट पोल हुआ है, और उतने ही वोट गिने जाए, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, चुनाव आयोग की तो है ही है, लेकिन विपक्ष सजग और सतर्क अगर रहेगा विपक्ष, तभी ये करवा पाएगा। ये बात मैं बार बार इसको एम्फसाइज करना चाहता हूँ। जी राजीव जी संजय जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। संजय जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता, जो अभी आपने नोटिस दिखाया था इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस रिलीज है, उसमें पॉइंट 2 में यही लिखा हुआ है कि वोटिंग के दिन कैंडिडेट्स को ये डिटेल दिया जाता है कि कितने वोट पड़े, और फाइनली वही होगा। ये इन्होंने सिर्फ देश भर का एक कैलकुलेशन आपको दिया है, देश भर की पब्लिक के लिए माना वो जाएगा जो कैंडिडेट को दिया जा चुका है। तो माने हम लोग ये कह सकते हैं कि देश भर का डाटा इन्होंने कलेक्ट करके अभी तक नहीं दिया, या रिलीज करने में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन डाटा माना वो जाएगा जो कैंडिडेट को दिया जा चुका है। तो उसमें डाउट नहीं है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, कितने वोट पड़े ये दिया जा चुका है कैंडिडेट को, और उसी को माना जाएगा। इसमें पॉइंट 2 में लिखा है, मैं उस समय पढ़ रहा था जब आप दिखा रहे थे, तो पॉइंट 2 में वो लिखा है कि उसी को माना जाएगा। तो डाटा एज सच चुनाव आयोग को आज के समय में कंप्यूटराइज जब जमाना है, तो माने मामला ये है कि इसको तुरंत जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग चूंकि काम नहीं कर रहा है, चूंकि महत्व नहीं दे रहा है, लोगों की जरूरत नहीं बता रहा है, तो इसलिए यह है कि उसमें उसको इतना टाइम लगा, और इसी ने जब दबाव बढ़ा तो उसने तुरंत जारी कर दिया, क्योंकि जारी करने में कुछ लगता नहीं है। तो डाटा है और ये जारी नहीं कर रहे हैं। जारी कर देंगे तो लोग उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे, उस हिसाब से काम करेंगे, या उस हिसाब से फ्यूचर के लिए एलिगेशन बनाएंगे, या फ्यूचर के लिए तैयारी करेंगे। तो ये डाटा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि डाटा का यूज या मिसयूज ना हो सके, तो वो अलग चीज है। लेकिन वो कितने वोट पड़े ये कैंडिडेट को बताया जा चुका है, या बता दिया जाता है। ये पुराना नियम मेरे ख्याल से यही होगा, जयशंकर जी कंफर्म करेंगे। जी यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। और अब लेकिन वही है कि टोटल कितने वोट पड़े, आंकड़ों में ये सूचना आनी चाहिए। खैर, इस चर्चा को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और बहुत सारी बातें इस चर्चा के दौरान, और सबसे बड़ी बात कि देखिए बहुत कुछ, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, वहाँ से लेते हुए चाहे वो कर्नाटक का हासन हो, या इंदौर हो, सूरत हो, या दिल्ली हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरफ देखिए चर्चा चुनाव की। और उन सब के बीच दबाव में इलेक्शन कमीशन आया, तो इलेक्शन कमीशन ने एक डाटा रिलीज किया है। आगे आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड भी इलेक्शन कमीशन पूरी करे, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार सिंह साहब, प्रशांत टंडन जी, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो